ये कहानी है एक ऐसे लड़के की जिसे अपनी ही फैमिली द्वारा मार दिया गया क्योंकि वह उन लोगों में सबसे ज्यादा ताकतवर था। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। उसका रीइंकार्नेशन होता है एक मैजिक वर्ल्ड में जहाँ उसके पास कोई माना नहीं है, लेकिन उसके पास है अपनी पुरानी शक्तियाँ और अब वह इस वर्ल्ड में बिना किसी पश्चाताप के सुकून से जीना चाहता है और सबको बताना चाहता है कि वह कितना ज्यादा ताकतवर है। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक लड़के से जो कि कुछ मॉन्स्टर को अपने शिकिगामी से मार रहा होता है। तभी उसे महसूस होता है कि उसकी अपनी ही फैमिली ने उसे धोखा देकर बाहर बुलाया है ताकि उसका मर्डर किया जा सके। ये लड़का सोचता है कि उन्होंने उसे मारने के लिए आखिर कितनी तैयारी की है और जब वो उनसे पूछता है कि उनका रीजन क्या है तो वह सभी बताते हैं कि वो उससे डरते हैं क्योंकि वो उनसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी एबिलिटी सुकी मिकादो फैमिली के लिए एक रुकावट है। फिर सब मिलकर उस पर अटैक करते हैं जिससे उसका सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी सील हो जाता है और इसकी स्पिरिचुअल पावर को रोक दिया जाता है। इस वजह से वो उन्हें हरा नहीं सकता, लेकिन वो अंत तक लड़ता है और जब वो मरने ही वाला होता है तब वो अपनी आखिरी पेपर डॉल का इस्तेमाल करता है और एक फॉरबिटन आर्ट सर्कल ऑफ ट्रांसमिग्रेशन का जादू करता है जो कि एक रीइंकार्नेशन का जादू है। वो सोचता है कि अगले जन्म में वो बेहतर करेगा और इस तरह वह मर जाता है और जब उसकी आंखें खुलती है तो वह खुद को एक बेड पर पाता है और अपने सुनहरे बालों को देखकर खुश होता है क्योंकि रीइंकार्नेशन सफल रहा। जिसमें उसका शरीर रीइंकार्नेटेड हुआ है उस व्यक्ति की यादें उसके दिमाग में अचानक से बहने लगती है जिससे उसे पता चलता है कि इस दुनिया में कोई स्पिरिचुअल टेक्निक्स नहीं है बल्कि यह मैजिक एग्जिस्ट करता है। और इस दुनिया में हमारे मेन कैरेक्टर का नाम है वैन ग्रेनाटो जो कि ग्रेनाटो फैमिली का तीसरा बेटा है, लेकिन उसकी फैमिली में उसकी रेपुटेशन बिल्कुल भी अच्छी नहीं है क्योंकि आर्सेला एकेडमी नामक एक मैजिक एकेडमी के एग्जाम आ रहे हैं और कोई भी उससे एग्जाम पास करने की उम्मीद नहीं करता क्योंकि वैन के पास कोई भी मैजिक टैलेंट नहीं है। और अब वो समझता है कि आखिर उसकी ऐसी हालत क्यों है। वैन के पास कोई भी माना नहीं है, लेकिन अब उसके पास बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल पावर है, लेकिन इस दुनिया में कोई भी उसकी स्पिरिचुअल पावर के बारे में नहीं जानता। वो सोचता है शायद इसीलिए वो वैन बनकर रीइंकार्नेटेड हुआ है क्योंकि उसके पास माना नहीं था, लेकिन अब उसके पास इतनी ताकत है जो कि हद से ज्यादा है। हमारा मेन कैरेक्टर अपनी पावर के साथ रीइंकार्नेटेड होने पर बहुत ज्यादा खुश था, इसीलिए वो लाइब्रेरी जाता है कुछ किताबें पढ़ने के लिए ताकि वो इस दुनिया के बारे में समझ सके जिसमें वो रीइंकार्नेट हुआ है। किताबें पढ़ने पर उसे समझ आता है कि ये वो दुनिया नहीं है जिसमें वो पहले था। यहाँ का कल्चर और इकोसिस्टम अलग है। यहाँ डीमंस और बीस्ट रहते हैं जो कि खतरनाक है। हर साल इन डीमंस के द्वारा बहुत सारे लोगों पर अटैक होता है। यहाँ पर स्पिरिचुअल पावर का भी कोई जिक्र नहीं है। इस दुनिया में डीमंस के खिलाफ लड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ मैजिक का ही इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि उसने सोचा था। इस दुनिया में कोई भी उसकी पावर के बारे में नहीं जानता। अपनी पिछली जिंदगी में हमारा मेन कैरेक्टर हमेशा अंधेरे में रहकर लोगों की रक्षा करता था क्योंकि वो कोई नहीं चाहता था और इसी वजह से उसका खात्मा कर दिया गया। लेकिन इस जिंदगी में वो अपनी पावर सबको दिखाएगा। उसे अपने पिछले जीवन से कोई भी पछतावा नहीं है, लेकिन वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके साथ दोबारा ऐसा फिर से हो। और वो ये सब सोच ही रहा होता है तभी उसके कमरे का गेट खुलता है और दो लड़के आकर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं, ये कहकर कि वो कभी भी मैजिक एकेडमी का एग्जाम पास नहीं कर सकता। इन दोनों के नाम है हेरोल्ड और डीन। ये दोनों कोई और नहीं बल्कि वैन के बड़े भाई है जो कि हमेशा उसे बुली करते हैं। जिसके बाद वैन सोचने लगता है कि आखिर कैसे उनके मरने वाले पिता ने उनकी फैमिली को एक ऐसी स्थिति में छोड़ दिया है जिसमें वैन उनका तीसरा बेटा है। उनके पिता की आखिरी यादें वैन से ये थी कि वो चाहते हैं कि वैन उनकी फैमिली को इनहेरिट करे क्योंकि उनका टेरिटरी कमजोर है और उन्हें पावर की नहीं बल्कि विजडम की जरूरत है। वैन बहुत समझदार है, लेकिन वो अपने पिता से कहता है कि अगर वो फैमिली में सफल भी हो जाए तो भी कोई उसे एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके पिता उससे कहते हैं कि उसे अपनी पोजीशन बनाना पड़ेगा ताकि वे सबको समझा सके कि उसके दोनों भाई स्वार्थी है और इस टेरिटरी के लॉर्ड बनने के लायक नहीं है। जिस पर वैन कहता है कि वो हर एक तरह से कोशिश करेगा कि वो इस फैमिली का लॉर्ड बन सके। और उस दिन उसके पिता गुजर जाते हैं। दूसरे शब्दों में अपने भाइयों और फैमिली को समझाना अब उसकी खुद की पोजीशन के लिए काफी जरूरी है। इसलिए वैन उन दोनों से कहता है कि अगर वो एकेडमी में प्रवेश करता है तो उसके
पास टेरिटरी का कंट्रोल होगा। उसके भाई ये सुनकर हैरान होते हैं और फिर उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम बहुत अच्छा मजाक कर लेते हो। जिस पर वैन बोलता है कि वो कोई मजाक नहीं कर रहा और कहता है चलो ये शर्त लगाते हैं कि मैं एडमिशन एग्जाम पास करूंगा या नहीं। उसके भाई उससे पूछते हैं कि अगर वो एग्जाम पास नहीं करता तो क्या करेगा। वैन कहता है कि वो अपने पिता से मिली हुई सारी चीजें उन्हें दे देगा, लेकिन अगर वो एग्जाम पास करता है तो उसके दोनों भाई ग्रेनाटो फैमिली से निकाल दिए जाएंगे। उसके भाई इस आइडिया को पसंद करते हैं क्योंकि वैन के पास कोई भी माना नहीं है और वे कभी भी एकेडमी में एक्सेप्ट नहीं होगा। ये सुनकर वैन कहता है कि इसका खुलासा एग्जाम के दिन पता चल जाएगा और उसे इस दिन का इंतजार रहेगा जब तुम दोनों अपना रूम छोड़कर इस फैमिली से चले जाओगे। ये सुनकर उसके दोनों भाई गुस्से में आकर वहाँ से चले जाते हैं। उनके जाने के बाद वैन सोचने लगता है कि इन्होंने बैट लगाने से पहले जरूर कुछ प्लान बनाया होगा ताकि मैं एकेडमी में एग्जाम पास ना कर सकूं। लेकिन वैसे भी ये लोग कोई सा भी प्लान बना ले, मैं अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके सब कुछ संभाल लूंगा। फिर वैन सोचता है कि उसे आन्यू जुत्सु का इस्तेमाल करके अपने शिकिगामी को रिवाइव करना चाहिए क्योंकि ये जुत्सु एक मंत्र पढ़ने से एक्टिवेट होता है जो अपनी स्पिरिचुअल पावर को कंज्यूम करता है और पेपर डॉल को एक उत्प्रेरक के रूप में इस्तेमाल करता है जो आज की दुनिया में मैजिक के बिल्कुल सिमिलर है। वैन के पास खुद का माना नहीं है लेकिन उसका शरीर स्पिरिचुअल पावर से भरा हुआ है और जब वो अपने अन्य जुस्सू को एक पेपर डॉल पर इस्तेमाल करने ही वाला होता है तभी उसे आवाज आती है, आप क्यों हेजिटेट कर रहे हो मास्टर वैन। यह सुनकर वैन हैरान होता है और सोचता है कि ये किसकी आवाज है। तभी वो आवाज कहती है, मैं किजिन हूँ और आपके जागने का इंतजार कर रही थी। इसके बाद वैन और भी ज्यादा एक्साइटेड होता है और सोचता है कि जो 12 हेवनरी जनरल के शिकिगामी हैं वो सभी अच्छी हालात में हैं। तभी वैन उठता है और अपने जुत्सु का इस्तेमाल करके 12 हेवनली जनरल को समन करता है, लेकिन उनमें से ज्यादातर वैनिश हो जाते हैं क्योंकि वैन के पास इतनी स्पिरिचुअल पावर नहीं है कि वो 12 के शरीर को मेंटेन कर सके। इसीलिए सिर्फ 3 शिकिगामी ही बचते हैं और उनके नाम है किजिन, सुजाकू और दाइन, जो वैन को ग्रीट करते हैं। फिर दाइन वैन को कहती है कि वो एक प्रिटी बॉय बन गया है। तभी किजिन कहती है कि मास्टर वैन को ऐसा कहना सही नहीं है। वहीं दूसरी ओर वैन उन्हें देखकर खुश होता है क्योंकि उनमें से कोई भी नहीं बदला था। वैन उन्हें बताता है कि उसके पास अभी ज्यादा स्पिरिचुअल पावर नहीं है, इसलिए वो सिर्फ 3 को ही समन कर सकता है। जिसके बाद वो तीनों उससे एडमिशन एग्जाम और उसके भाइयों के बारे में पूछते हैं क्योंकि वो तीनों भी दोनों भाइयों से बदला लेना चाहते हैं। वैन उन्हें कहता है कि वो जल्द ही उनसे बदला लेगा क्योंकि वो सोल एकेडमी में एडमिशन ले रहा है ताकि टॉप स्कोर कर सके। जिसे सुनकर सब एक्साइटेड होते हैं और किजिन वैन से पूछती है, क्या तुम्हारे दोनों भाई शांति से एक्सपेल हो जाएंगे क्योंकि उन्हें नहीं पता कि तुम आसानी से पास हो जाओगे, इसलिए वो जरूर बदला लेंगे। जिसे सुनकर वैन बोलता है ये उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। वैन एकेडमी में प्रवेश करके अपने झूठे नाम को खत्म करना चाहता है कि जो मैजिक यूज नहीं कर सकता। तभी किजिन वैन से पूछती है कि क्या उन लोगों की राय उसके लिए जरूरी है। जिस पर वैन उससे कहता है कि यही उसकी पुरानी जिंदगी में हुआ था। उस वक्त वो ध्यान नहीं चाहता था और सब कुछ अंधेरे में करता था, जिसकी वजह से उसका पूरा परिवार उसे सम्मान नहीं करता था और इसीलिए उन्होंने उसको धोखा दिया और उसे मार दिया। इसीलिए वह इस जिंदगी में चाहता है कि सब उसे सबसे स्ट्रॉन्ग समझे और उसके पास ऐसे दोस्त हो जो उसे कभी भी धोखा ना दे। इसीलिए वैन किजिन से कहता है कि उसे भी एडमिशन एग्जाम देना चाहिए क्योंकि वह सोच रहा था कि किजिन के साथ होने से स्कूल में उसे स्पॉटलाइट मिलने में मदद मिलेगी। लेकिन किजिन अपसेट होती है, जिस पर वैन उससे कहता है कि किजिन 12 जनरल में से सबसे ज्यादा समझदार है और उसके सर पर हाथ रखता है। किजिन को वैन की तारीफ सुनकर बहुत खुशी होती है। अगली सुबह वैन और किजिन आर्थेला एकेडमी की तरफ सफर शुरू करते हैं। किजिन अपनी किताबें गाड़ी में पढ़ रही थी। तभी वैन एक बहुत बड़े माना को महसूस करता है जो कि उनकी गाड़ी से 3 किलोमीटर दूर है। वैन सोचता है कि जरूर ये कोई डीमन होगा। जिस पर किजिन पूछती है क्या उसे डीमन का सामना करना चाहिए। जिस पर वैन कहता है नहीं, सब ठीक है, तुम बस पढ़ाई करते रहो, बाकी सब वो संभाल लेगा। वैन अपने स्पेशल ट्रांसफर का इस्तेमाल करते हुए बीस्ट के पास जाता है और देखता है कि
ये एक क्लास का डीमन बीस्ट है जिसका नाम सिनमीरा है। वैन कहता है कि ये एंट्रेंस एग्जाम से पहले वार्म अप होगा। तभी वे बीस्ट वैन पर अटैक करता है, लेकिन वैन आसानी से उस अटैक को डॉज कर लेता है और स्पाइरल रैगिंग फ्लेम का इस्तेमाल करके मॉन्स्टर को एक ही पल में जला देता है। और इस तरह बीस्ट को हराने के बाद वैन सोचता है कि वो अब भी अपने पिछले जीवन की तरह अच्छा है। जिसके बाद वैन गाड़ी में वापस जाता है और जिसे देखकर किजन कहती है कि मास्टर वैन, आप अब भी हमेशा की तरह इम्प्रेसिव है। फिर आगे चल के जब गाड़ी चलाने वाला गार्ड उस बीस्ट के जले हुए शरीर को देखता है तो वे हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि आखिर ये कौन सा महान मैच है जिसने इस बीस्ट को हराया होगा। जिस पर वैन कहता है कोई नहीं जानता कि ये कौन हो सकता है। उसके बाद वो दोनों आर्सेलर रॉयल कैपिटल में पहुंच जाते हैं जहां अकेडमी का एग्जाम होना है। अकेडमी के एग्जाम मेरिट बेस्ड पर है, इसीलिए यहाँ किसी का भी स्टेटस मैटर नहीं करता। जैसे ही वो अकेडमी की तरफ बढ़ने लगता है, एक नोबल वैन को देखकर कहता है कि ये कचरा यहाँ क्या कर रहा है जो कि मैजिक भी यूज नहीं कर सकता। जिसे सुनकर किजन गुस्सा होती है, लेकिन वैन उसे रोक देता है। वैन कहता है क्या ये साइमन नहीं है जो अपने माँ बाप की वजह से फेमस है। साइमन कहता है कि उसे इस एंट्रेंस एग्जाम में पास होने के लिए अपने माँ बाप की मदद की कोई जरूरत नहीं है और वे गुस्से में आकर वैन पर अपने मैजिक से अटैक करने ही वाला होता है। तभी अचानक से एक लड़की उसे रोक लेती है और कहती है अगर वो ऐसे ही करता रहा तो वो इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। जिसे सुनकर साइमन पीछे हट जाता है क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं बल्कि एक शॉर्ट प्रिंसेस है और वैन उसे बचाने के लिए उसको धन्यवाद देता है और याद करता है कि उसका नाम सोफी है जो कि काउंट नोबल फैमिली की सबसे बड़ी बेटी है जो कि 7 नोबल फैमिली में से एक है। वो वैन से कहती है कि उसे साइमन को उकसाना नहीं चाहिए था क्योंकि उसे नहीं पता कि साइमन कितना खतरनाक हो सकता है। जिसे सुनकर वैन हंसी में कहता है कि उसकी फिक्र करने के लिए धन्यवाद, लेकिन वो ठीक है। जिसे सुनकर सोफी वैन से कहती है कि उसका स्वभाव पहले से बदल गया है। वैन ये सुनकर हैरान होता है। तभी सोफी कहती है कि इस बारे में भूल जाओ और वह चली जाती है। जिसके बाद वैन सोचता है कि सोफी कितनी समझदार है क्योंकि उसने उसके व्यक्तित्व को देखकर ही ये पता लगा लिया कि वह पहले से बदल गया है। वही दूसरी ओर किजन अपसेट होती है क्योंकि उसे लगता है कि यहाँ बहुत सारे रूड लोग हैं, इसलिए वे उन्हें खत्म कर देना चाहती है। जिस पर वैन उसे शांत कराता है और कहता है कि उन लोगों की अभी उसे जरूरत है, इसलिए उसे हर बार रिएक्ट करने की कोई जरूरत नहीं। फिर वो दोनों हॉल में जाने लगते हैं और अपने क्लासरूम में रिटर्न एग्जाम के लिए आते हैं। किजन अपनी सीट ढूंढकर वहां पर बैठ जाती है। तभी वैन टेलीपैथी का इस्तेमाल करते हुए उसे बताता है कि वो उसे आंसर एग्जाम के एंड से पहले बता देगा, लेकिन पहले उसे खुद देखना होगा। अब एग्जाम शुरू होता है जहाँ वैन कुछ आंसर को मुश्किल पाता है लेकिन एंड में उन्हें कर लेता है और कुछ बच्चों के रॉन्ग आंसर को भी वह ठीक कर देता है। तभी किजन कहती है कि वो बाकी एग्जाम में वैन की एक्सपेक्टेशन पर खड़ा उतरेगी। जिस पर वैन कहता है बिल्कुल तुम करोगी। फिर वो एनहेंसिंग एग्जाम की तरफ बढ़ते हैं जहाँ एक स्टूडेंट फ्लेम एरो का इस्तेमाल करके टारगेट पर फायर करता है। जिसे वैन देखकर सोचता है कि वो उतने अच्छे नहीं है जितना उसने सोचा था, इसलिए उसे अपनी स्पिरिचुअल पावर को और भी लिमिट करना पड़ेगा। जिसके बाद अब वैन की बारी आती है और वे अपने ओन्यू जुस्तु को लिमिट करने के बाद भी टारगेट के टुकड़े टुकड़े कर देता है। सब लोग इसे देखकर हैरान होते हैं। वही साइमन कहता है कि जरूर इसने चीटिंग की है क्योंकि उसके पास कोई भी माना नहीं है, इसीलिए वो ऐसे मैजिक कैसे इस्तेमाल कर सकता है। जिसे सुनकर बाकी स्टूडेंट भी ये सोचने लगते हैं कि वैन ने चीटिंग की है। ये सुनकर उनका टीचर कहता है कि वो चीटिंग कर रहा है या नहीं, ये एग्जाम के बाद तय हो जाएगा। जिसके बाद अगला नंबर किजन का होता है। वही दूसरी तरफ वैन रिलीफ होता है क्योंकि उसने एग्जाम का पहला हिस्सा क्लियर कर लिया है। दूसरी तरफ साइमन वैन से कहता है कि वो प्रैक्टिकल एग्जाम में चीटिंग नहीं कर सके। जब वो दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी किजन वही अटैक यूज करती है जो वैन ने यूज किया था और टारगेट को डिस्ट्रॉय कर देती है। ये देखकर सब शॉक होते हैं और वही वैन अपने सर पर हाथ मारता है क्योंकि वह किजन को यह कहना भूल गया था कि वह अपनी पावर को कंट्रोल में रखे। उसके बाद सभी लोग स्टेडियम जाते हैं जहाँ प्रैक्टिकल एग्जाम होना है, जहाँ स्टूडेंट एक दूसरे के साथ लड़ते हैं ताकि अपनी स्किल दिखा सके। अभी साइमन वैन से पूछता है कि क्या वो अपने अपोनेंट को जानता है। जिस पर वैन कहता है कि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। थोड़ी देर बाद टीचर्स स्टूडेंट को उनके डुअल के लिए बुलाता है। तभी साइमन अकेडमी से वैन के साथ डुअल करने के लिए रिक्वेस्ट करता है। जिस पर वैन कहता है क्या ये चीटिंग नहीं है। जिस पर साइमन कहता है
कि वो उसे सबके सामने एक्सपोज करेगा, जिस पर वैन कहता है क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझे हरा सकते हो। ये सुनकर साइमन गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो उसे हरा देगा। और फाइनली वो दोनों एक दूसरे का सामना करने के लिए तैयार हो जाते हैं और मैच शुरू होता है। साइमन एक रेड क्रिस्टल का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा फायर बॉल बनाता है और वैन की तरफ फायर करता है। ये देखकर वैन कहता है कि अगर फायर क्रिस्टल का इस्तेमाल करना चीटिंग नहीं है तो वो भी रुकेगा नहीं। वैन अपने मेगा फ्रीज जुस्तु का इस्तेमाल करता है और फायर बॉल को एक ही पल में मिटा देता है। इसे देखकर सब शॉक्ड होते हैं और साइमन वहीं पर गिर जाता है। फिर वैन उसकी तरफ आता है और उसे सुला देता है, जिससे मैच खत्म हो जाता है और वैन इस तरह जीत जाता है। जब इंस्ट्रक्टर को पता चलता है कि साइमन ने चीटिंग की है तो उसे एग्जाम से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। सोफी वैन को देखकर हैरान होती है और सोचती है कि उसके साथ आखिर क्या हुआ है। वैन किजन के पास आता है, जहाँ किजन साइमन को हराने पर उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है। वही वैन भी किजन से कहता है कि अपनी पावर को थोड़ा कंट्रोल में रखना, जिस पर किजन मान जाती है। लेकिन किजन मैच के दौरान ज्यादा पावर यूज कर देती है। वही वैन को पता था कि ये होगा और इसके साथ ही एग्जाम खत्म हो जाती है। उसके बाद हमें प्रिंसिपल ऑफिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ प्रिंसिपल वैन की प्रोफाइल देख रहे होते हैं। फिर वो वैन को परीक्षा के 3 दिन बाद मुलाकात के लिए बुलाते हैं। वैन को अकेडमी के लिए बुलाया जाता है, लेकिन किजन को नहीं बुलाया जाता, जिससे वैन थोड़ा डिसअपॉइंटेड होता है। जिसके बाद हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है, जहां वैन प्रिंसिपल के रूम के पास पहुंचकर दरवाजे पर नॉक करता है। जिसके बाद हमें प्रिंसिपल के रूम का सीन दिखाया जाता है, जहां उसे प्रिंसिपल अपना परिचय देते हैं कि उनका नाम रोलो है। वही वैन अपने मन में सोचता है कि इनको कौन नहीं जानता, इनका पूरा नाम रोलो विस्ताव है और ये पूरे किंगडम के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन है, जिसने 100 से ज्यादा नए स्पेल इन्वेंट किए हैं और इसीलिए इन्हें मॉडर्न मैजिक स्टडी का गॉडफादर भी कहा जाता है। वही प्रिंसिपल रोलो वैन से माफी मांगते हैं कि उसे यहाँ आने के लिए उन्हें कहना पड़ा, क्योंकि वो उससे कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं। जिसे सुनकर वैन सोचता है कि उसे क्या कहना चाहिए उनके सवालों का जवाब देने के लिए। तभी प्रिंसिपल रोलो उससे कहते हैं कि उनकी थ्योरी के मुताबिक वैन जो यूज कर रहा है वो मैजिक नहीं है। वैन ये सुनकर हैरान होता है और जैसा कि उसने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिशियन से एक्सपेक्ट किया था, तभी वैन सोचने लगता है वैसे भी वो अपनी पावर को छुपाना नहीं चाहता, इसलिए ये उसके लिए एक अच्छा मौका होगा। फिर वैन कहता है हाँ ये सही है, मैं मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास कोई माना नहीं है। जो मैंने यूज किया था वो ओनियो जुत्सु था। प्रिंसिपल रोलो ये सुनकर हैरान होते हैं क्योंकि उन्होंने ऐसा कुछ कभी नहीं सुना था। तभी वैन उन्हें बताता है ये उसने खुद इन्वेंट किया है। प्रिंसिपल रूलो इसे सुनकर इम्प्रेस होते हैं और कहते हैं तो फिर चलो हम एक स्पेल कास्ट करते हैं। जिसके बाद वे दोनों बाहर टेलीपोर्ट हो जाते हैं। वैन ये देखकर सरप्राइज होता है क्योंकि उन्होंने बिना एनहेंसिंग के मैजिक यूज किया था। प्रिंसिपल रोलो वैन से कहते हैं कि उन्हें वैसा मैजिक दिखाए जो उसने एग्जाम में यूज किया था। वैन कहता है ठीक है। वही प्रिंसिपल रोलो अपने मन में सोचते हैं कि वो ये देखने के लिए तैयार है कि वैन फेल होगा या पास। ये उस पर डिपेंड करता है कि वो क्या दिखाएगा। वही दूसरी तरफ वैन को लगता है ये उसका चौथा एग्जाम है और जैसे ही वो अपने जुस्सू का इस्तेमाल करने वाला होता है, प्रिंसिपल रोलो उस पर कुछ फायर बॉल से थ्रो करते हैं, जिसे वैन एक बैरियर लगाकर बड़ी मुश्किल से बचता है। वैन उससे पूछता है कि आखिर वो अचानक अटैक क्यों कर रहे हैं, जिस पर प्रिंसिपल रोलो कहते हैं कि वो नहीं चाहते कि कोई उन्हें ओल्ड मैन समझे, इसलिए वो वैन की फुल पावर को देखना चाहते हैं। जिससे वैन गुस्सा होता है और पूछता है क्या तुम सबसे ताकतवर हो। ये सुनकर प्रिंसिपल रोलो कहते हैं हाँ मैं हूँ। तभी वैन कहता है अगर ऐसा है तो मुझे अपने सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ओनियो जुत्सु को दिखाने दो, जिसका नाम अल्टीमेट स्पिरिट फ्लेम है। और वो एक बड़ा सा ब्लू फ्लेम का फायर बॉल प्रिंसिपल रोलो की तरफ फायर करता है, जिससे वो बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। प्रिंसिपल रोलो सोचते हैं कि वैन दूसरे मैजिशियन से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वही वैन सोचता है कि ये जिंदगी उसकी पिछली जिंदगी से ज्यादा मजेदार होगी। वही प्रिंसिपल रोलो वैन से कहते हैं कि अब उन्होंने उसकी पावर जान ली है। तो वैन उनसे पूछता है कि क्या उसने चौथा एग्जाम पास कर लिया है, जिस पर प्रिंसिपल रोलो कहते हैं उसका पास होना कभी सवाल था ही नहीं। जिसे सुनकर वैन कंफ्यूज होता है और प्रिंसिपल रोलो बताते हैं कि उसने 3 दिन पहले ही एग्जाम पास कर लिया था, जब उन्होंने वैन की पावर को देखा था। लेकिन उनका वैन को यहाँ बुलाने का मकसद ये था कि वो ये देखना चाहते थे कि वैन
एकेडमी में क्या क्या अचीव कर सकता है, जिस पर वैन मुस्कुराता है और अपने मन में सोचता है कि प्रिंसिपल रोलो एक चतुर बुड्ढा है। फिर हमें कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पैलेस में किजन एक्साइटेड होती है क्योंकि उन्होंने एग्जाम पास कर लिया है। किजन वैन से कहती है कि उसके भाई बेवकूफ है जो उससे शर्त लगाने आए थे। वही वैन उम्मीद करता है कि वो अपने शब्दों पर खड़ा उतरेंगे और जब वो दोनों भाइयों के रूम के पास पहुंचते हैं तो वैन किजन का समनिंग जुत्सु रिलीज कर देता है जिससे वो चली जाती है। उसके बाद वैन रूम में एंटर करता है जहां उसके भाई बैठकर खाना खा रहे होते हैं। वही हारोल्ड वैन को देखकर कहता है कि तुम हमारे साथ बैठकर खाना खाने के लायक नहीं हो, इसलिए यहाँ से चले जाओ। तभी वैन कहता है मेरे पास आप दोनों को दिखाने के लिए कुछ है और वो उन्हें एकेडमी का एक्सेप्टेंस लेटर दिखाता है और कहता है कि मैंने कर दिया, जिसे देखकर वे दोनों भाई शॉक्ड होते हैं और बोलते हैं कि ये लेटर फेक है क्योंकि वैन के पास कोई माना नहीं है, इसलिए उसे एकेडमी में एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। जिस पर वैन कहता है कि वो साबित करेगा कि ये लेटर असली है। तभी एक भाई डैगर निकालकर वैन को काटने की कोशिश करता है लेकिन वैन इसे अपने उंगलियों से रोक देता है और दूसरे भाई से कहता है कि वो अपनी पूरी पावर लगाकर उस पर अटैक कर सकता है, जिसे सुनकर डीन गुस्सा होता है और फायरबॉल का इस्तेमाल करके वैन को जलाने की कोशिश करता है और जैसे ही उन्हें लगता है कि उन्होंने उसे मार दिया तभी वैन बिना किसी स्क्रैच के उस फायर को मिटा देता है। दोनों भाई ये देखकर शॉक होते हैं। तभी वैन उस डेगर को उनकी तरफ फेंकता है। डेगर डीन के बालों से गुजरता हुआ सीधा दीवार पर जाकर लगता है और वैन उन्हें कहता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया है क्योंकि उसने एग्जाम पास कर लिया है, इसीलिए अब उन दोनों को ग्रेनाडो फैमिली से ऑफिशियली निकाल दिया गया है। उन्हें कल तक अपनी चीजें पैक कर लेनी चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद हारोल्ड गुस्से में आकर डीन से पूछता है कि वो अब क्या करने वाले हैं क्योंकि उन्होंने अपने पिता को मारने में सफल होने के लिए उनकी दवाइयों की अदला बदली की थी। तभी डीन कहता है कि अब उसे अपना ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर वो दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं जहाँ एक असासिनेशन जिसका नाम जोडिया है उसे वैन को मारने के लिए 10 प्लेटिनम कॉइन देते हैं। रात को जब वैन सो रहा होता है तो वो दोनों एक डार्क मैजिक बैरियर का इस्तेमाल करके वैन को रूम में बंद कर देते हैं और उसे मारने के लिए असासिनेशन मैजिक का इस्तेमाल करते हैं। वही वैन सोचता है कि उन्हें क्या लगता है वो मुझे इतने कमजोर मैजिक से मार देंगे और वैन मुस्कुराते हुए कहता है कि चलो उन्हें दिखाते हैं कि असली असासिनेशन कैसे किया जाता है। दूसरी तरफ उसके भाई हंस रहे होते हैं और सोचते हैं कि उन्होंने उसे मार दिया है क्योंकि असासिनेशन ने सॉल्वेंट मैजिक का इस्तेमाल करके उसे दर्द से पागल कर दिया होगा। वो कहते हैं कि चलो देखते हैं कि वैन मरा या नहीं। वो दोनों ऊपर उसके रूम की तरफ जाते हैं और जैसे ही दोनों रूम में पहुंचते हैं तो वे शॉक्ड होते हैं क्योंकि वैन उसके रूम में नहीं होता है। दोनों भाइयों को ये यकीन नहीं होता कि वैन भाग गया है जबकि असासिन्स ने उसके लिए डबल मैजिक सर्कल का इस्तेमाल किया था। वे दोनों जोडिया से पूछते हैं कि वो कहाँ है। तभी वैन पीछे से आता है और कहता है कि मैं यहाँ हूँ। वही दोनों भाइयों को समझ नहीं आता कि उन्हें अब क्या करना चाहिए। तभी वैन उनसे कहता है कि उन्हें अपने टारगेट की मौत कंफर्म करने से पहले रूम में नहीं आना चाहिए था। वह उन्हें बताता है कि वो उनकी बातें सुन रहा था और बोलता है कि हमारे पिता बिल्कुल सही थे, तुम दोनों लॉर्ड बनने के लायक नहीं हो। तभी दोनों भाई असासिनेशन को कहते हैं कि वैन को मार दो। असासिनेशन जैसे ही वैन पर हमला करने के लिए आता है वैन उसे गिराकर मार देता है और अपने भाइयों को कहता है कि वो उन्हें हेल दिखाएगा ताकि उन सभी को सबक मिल सके, जिससे वो डर जाते हैं और वैन से माफी मांगने लगते हैं और बोलते हैं कि वे कभी भी उसे परेशान नहीं करेंगे। लेकिन वैन उनकी बात नहीं सुनता और अपने 12 हेवनली जनरल में से एक शिकिगामी को समन करता है जिसका नाम थैंक यू है और वे इल्यूजन में स्पेशलाइज्ड है। अगर उसके भाई कभी भी ग्रेनाडो टेरिटरी में आते हैं तो उन्हें थैंक यू के इल्यूजन मॉन्स्टर से टकराना पड़ेगा और इस तरह वो कभी भी ग्रेनाडो फैमिली वापस नहीं आ पाएंगे। दोनों भाइयों के जाने के बाद अब वैन ग्रेनाडो टेरिटरी का लॉर्ड बन गया है, जिसके बाद वैन अपने पिता की तस्वीर उठाता है और कहता है कि वो जमीन की रक्षा करेगा जिसे वो इतना प्यार करते थे ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। अगली सुबह एकेडमी में वैन को स्पीच के लिए बुला
बुलाया जाता है क्योंकि उसने एग्जाम में सबसे ज्यादा स्कोर किया है। वो स्टेज पर आता है और सबको धन्यवाद करता है और कहता है कि जैसा कि सब जानते हैं कि उसके पास कोई माना नहीं है और वह मैजिक इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन उसके पास कुछ और है जिसका नाम ओनियो जुत्सु है, जिसका इस्तेमाल करके वो सबको बोलता है कि वो यहाँ के हर मैजिशियन से बेहतर है। स्टूडेंट्स ये सुनकर अपसेट होते हैं, जिस पर वैन उन्हें कहता है कि वो अगली एक्टिविटीज के दौरान सबको दिखाएगा कि वो सबसे ऊपर क्यों है और स्पीच के आखिर में वह सबका धन्यवाद अदा करके स्पीच खत्म कर देता है। वही किजिन ये देखकर सोच रही होती है कि वैन सामा सच में अमेजिंग है। दूसरी ओर प्रिंसिपल रोलो भी वैन को छुपकर देख रहे थे और कहते हैं कि आखिर उसने ये कह ही दिया। एक स्टूडेंट उनके पास आता है और पूछता है कि आखिर वो कैसे ऐसी ग्रीटिंग को अलाउ कर सकते हैं, जिस पर प्रिंसिपल रोलो कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि इस एकेडमी में सिर्फ एबिलिटी मैटर करती है और वैन के पास इतनी एबिलिटी है, इसलिए वैन इस तरह का स्टेटमेंट दे रहा है। उसके बाद हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी स्टूडेंट वैन से ऐसे बच रहे होते हैं जैसे कि वो एक क्रिमिनल हो, लेकिन वैन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। तभी सोफी आकर वैन से कहती है कि उस स्पीच की वजह से सारी एकेडमी के लोग तुमसे नफरत करने लगे हैं, जिस पर वैन उससे कहता है कि वो सही है, लेकिन यही तो वो चाहता है और वह उसे बताता है कि वो अपने ओनियो जुत्सु का इस्तेमाल करके अकेडमी का टॉप स्टूडेंट बनेगा। जिसे सुनकर सोफी उससे पूछती है कि तुमने नया मैजिक कब डेवलप किया, जिस पर वैन कहता है कि ये ओनियो जुत्सु है, इसे मिक्स मत करो और मैंने इसे अपनी जान दांव पर लगाकर सीखा है। ये बात सुनकर सोफी हैरान होती है। तभी किजिन वापस आती है और वैन को कैंपस के बारे में बताती है कि यहाँ हर एक का अपना कैफेटेरिया है और नदर्न कैफेटेरिया अपनी बेक्ड एप्पल पाई के लिए फेमस है। जिसे सुनकर वैन कहता है चलो वहाँ चलते हैं और वो सोफी को बाय बोलकर वहाँ से चला जाता है। वही सोफी वैन के इस तरह के बिहेवियर को देखकर सोचती है कि क्या ये सच में वैन है। उसके बाद हम एक टीचर को देखते हैं जो कि मुझे इस चैप्टर का विलन लग रहा है। उसकी नजर सोफी पर है क्योंकि सोफी के पास अवेकन जीन है और वे टीचर सोच रहा था कि अगर उसके पास सोफी का अवेकन जीन होता तो वो अनस्टॉपेबल होता और प्रिंसिपल रोलो भी उसे नहीं हरा पाते और वे सब पर राज करता। फिर हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सेरेमनी के बाद शॉर्ट क्लास में स्टूडेंट मॉक बैटल करने के लिए बाहर जाते हैं, जहाँ उन्हें किसी और स्टूडेंट के साथ पेयर अप करना होता है। एक स्टूडेंट सोफी से आके कहता है कि वो उसके साथ पेयर अप करना चाहती है और सोफी इसके लिए मान जाती है। वही वैन किजिन के साथ पेयर अप करता है, लेकिन वैन पहले सोफी की बैटल देखना चाहता है और जब बैटल शुरू होती है सोफी जल्दी से चार्ज करती है और उस लड़की को हरा देती है। वैन सोफी की स्किल से इम्प्रेस होता है क्योंकि वो शॉर्ट प्रिंसेस के नाम से जानी जाती है। तभी किजिन वैन से कहती है चलो उनका मॉक बैटल शुरू करते हैं। जैसे ही वैन और किजिन बैटल शुरू करते हैं तो सोफी इन दोनों को लड़ते देख हैरान होती है और सोचती है कि वो सच में अमेजिंग फाइटर्स है। किजिन आगे बढ़कर वैन पर अटैक करती है, लेकिन वैन आसानी से उसे हरा देता है और कहता है किजिन तुम्हारी एक्टिंग स्किल बेहतर हो गई है, लेकिन बैटल के दौरान तुम्हें होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, इसलिए अगली बार उसे सीरियसली लड़ना चाहिए। फिर थोड़ी देर बाद सोफी वैन के पास आकर उसे बैटल के लिए पूछती है, जिस पर वैन हाँ कर देता है और इस तरह दोनों की बैटल शुरू होने वाली होती है। सभी स्टूडेंट ये देखने के लिए एक्साइटेड होते हैं क्योंकि एकेडमी के फर्स्ट और सेकंड प्लेस वाले स्टूडेंट आपस में बैटल कर रहे हैं। वही मैदान में सोफी पहले अटैक करती है, लेकिन वैन उसका अटैक ब्लॉक कर देता है और वह सोचने लगती है कि ये डेफिनेटली उस वैन से अलग है जिसे वो जानती थी, क्योंकि वैन एक स्वॉर्ड स्टाइल का इस्तेमाल कर रहा है जो कि अल्सेरा के सभी स्वॉर्ड स्टाइल से बिल्कुल अलग है और वो टेक्निक जिसे वो ओनियो जुत्सु कहता है वो भी एक रहस्य है। इसीलिए तलवारों को क्रॉस करके वो उसके बारे में और जानना चाहती है। वही वैन नोटिस करता है कि सोफी का माना अनस्टेबल है और अगर वो ऐसे ही लड़ती रही तो वो अपनी स्किल इंप्रूव नहीं कर पाएगी, इसलिए वैन अपना ओनियो जुत्सु इस्तेमाल करने का फैसला करता है और उसके नीचे से एक पिलर बनाता है जिससे वे डिस्ट्रैक्ट हो जाती है और वैन इसका फायदा उठाकर जल्दी से उसके पीछे आता है और उस पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी सोफी अपनी तलवार उठाकर उसके अटैक को रिफ्लेक्ट कर देती है, जिससे वैन अपनी तलवार खो देता है और वह अपनी हार को मान लेता है। सोफी ये सुनकर हैरान होती है और कहती है क्या तुम अपनी तलवार उठा नहीं सकते, जिस पर वो
कहता है कि उसने ओन्यू जुत्सु का इस्तेमाल किया है जो कि रूल्स के अगेंस्ट है, इसलिए वह यहाँ पर हार चुका है। तभी सोफी को समझ आता है कि उसका माना और शरीर दोनों स्टेबलाइज हो गया है और वह समझ जाती है कि वैन उसकी हेल्प कर रहा था, इसलिए वह उसका शुक्रिया अदा करती है। जिस पर वैन कहता है मुझे शुक्रिया कहने की कोई जरूरत नहीं। और इस तरह सोफी को वैन के साथ फाइट करके समझ आता है कि चाहे वैन पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हो, लेकिन उसकी काइंडनेस और ऑकवर्ड साइड अब भी वही है। फिर हमें क्लास के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सभी लोग वैन के बारे में बातें कर रहे थे कि कैसे उसने अपनी स्पीच में बहुत बड़ा बड़ा बोला, लेकिन सोफी के सामने वो हार गया, जिसे सुनकर किजन इरिटेट होती है, लेकिन वैन उसे काम रहने के लिए बोलता है। तभी अचानक से सोफी बीच में आकर सबको समझाती है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, क्योंकि वैन ने उसकी माना स्टेबलाइजेशन में मदद की। वो सबको बताती है कि वैन की स्वॉर्डमैनशिप उससे कहीं बेहतर है और अगर वह चाहता तो वो बिना किसी अन्य जुस्ती का इस्तेमाल किए आसानी से उससे जीत सकता था। और वो उससे पूछती है कि क्या यह सही नहीं है, जिस पर वैन कहता है कि कौन जाने। और वो सोफी से रीमैच करने के लिए बोलता है और कहता है कि वो अगली बार नहीं हारेगा, जिस पर सोफी कहती है कि वो इसके लिए इंतजार करेगी। जिसके बाद सभी स्टूडेंट आपस में बात करने लगते हैं कि अगर सोफी ऐसा बोल रही है तो पक्का ये सच होगा, और वे सभी वैन की तारीफ करने लगते हैं। वैन उन्हें देखकर हैरान होता है और सोफी के पास आकर कहता है कि उसके क्लासमेट्स तुम्हारी वजह से अब उससे नफरत नहीं कर रहे, इसलिए वो खुश है कि सोफी ने उसकी मदद की। जिसके बाद वैन सोफी से कहता है उसे उससे एक बात पूछनी है, क्यों ना आज वो स्कूल के बाद उसके मेंशन आए, जिस पर सोफी कहती है बिल्कुल वो आएगी। इसके बाद वैन के मेंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ किजन दोनों को चाय सर्व कर रही होती है, जिसे देखकर सोफी कहती है उसको नहीं पता था कि किजन उसकी सर्वेंट है। फिर वैन सोफी से पूछता है कि एकेडमी में सब उसे गलत क्यों समझ रहे हैं, जिस पर सोफी सीधे शब्दों में कहती है कि तुम थोड़े ज्यादा कॉन्फिडेंट हो। ये सुनकर वैन इस बारे में सोचने लगता है और वो सोचता है कि शायद ये इसलिए है क्योंकि उसकी फैमिली ने उसे पिछली जिंदगी में धोखा दिया था, इसलिए वह फैसला करता है कि कॉन्फिडेंस होना नॉर्मल है, लेकिन अब उसे थोड़ा हम्बल बिहेव करना पड़ेगा ताकि वो वही गलती ना दोहरा पाए। वही सोफी भी कहती है कि क्लास के साथ करीब आने में वो उसकी मदद कर सकती है। ये सुनने के बाद वैन उससे पूछता है कि क्या तुम करोगी, जिस पर वो कहती है बिल्कुल, क्योंकि वो भी उसे बेहतर तरीके से समझना चाहती है। जिस पर वैन उसका शुक्रिया अदा करता है और चाय पीने के बाद सोफी गुड बाय बोलकर वहां से चली जाती है। सोफी को जाते देख वैन सोचता है कि शायद उसने अपने स्कूल का पहला दोस्त बना लिया है। वही सोफी भी जाते हुए उनकी मुलाकात के बारे में सोच रही थी। तभी अचानक से एक बूढ़ी औरत उसके सामने आती है और उससे बोलती है कि शायद उसका पैर मुड़ गया है, इसलिए क्या वो उसे कांधा दे सकती है क्योंकि उसका घर यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है। जिस पर सूफी कहती है अगर ऐसा है तो चलो मैं तुम्हें अपने पीठ पर उठा लेती हूँ। फिर जैसे ही वे औरत उसकी पीठ पर बैठती है तो वो एक डार्क मैजिक का इस्तेमाल करके सोफी को सुला देती है और उसे अपने घर ले जाती है। वही सोफी के सर्वेंट वैन के मेंशन आकर पूछती है कि क्या सोफी यहाँ पर है, जिस पर वैन कहता है कि वो थोड़ी देर पहले ही यहाँ से गई है। तभी सर्वेंट वैन से कहती है कि प्रिंसेस अब तक घर नहीं आई। ये सुनकर वैन सोचता है कि ये अच्छा नहीं है और वे सर्वेंट वैन से ये कहकर चली जाती है कि अगर तुम्हें मिस सोफी कहीं दिखे तो उन्हें बताए। उस सर्वेंट के वापस जाने के बाद वैन अपना जुस्सू इस्तेमाल करता है और ताइमो को समन करता है और कहता है कि वो सोफी को ढूंढे। इतना सुनते ही ताइमो सोफी को ढूंढने के लिए गायब हो जाता है। वही वैन को इस बारे में कुछ बुरा महसूस होता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सोफी एक कुर्सी से बंधी हुई है और जब वो उठती है तो देखती है कि उसके सामने दो लोग खड़े हुए हैं। वो उनसे पूछती है कि वो कौन है। तभी वह लड़की कहती है क्या तुम्हें नहीं याद कि तुम्हें यहाँ कैसे लाया गया था। तभी सोफी को याद आता है कि उसके साथ क्या हुआ था और वे कहती है कि अच्छा तुम वही बूढ़ी औरत हो, और वे चिल्लाते हुए कहती है कि आखिर तुम मेरे साथ क्या करने वाले हो। जिस पर वे लड़की कहती है कि तुम्हें यहाँ पर शांत रहना चाहिए। इतना कहते ही वे एक लीवर को गिरा देती है जिससे सोफी को एक जोरदार करंट लगता है और वे चीखने लगती है और कहती है कि आखिर तुम लोग मेरे साथ क्या कर रहे हो। जिस पर वे लड़की बताती है कि वो उसका मैजिक जीन निकालने की कोशिश कर रहे हैं और वे चश्मे वाला आदमी कहता है
उसने पहले ही बहुत कुछ कह दिया है, इसलिए अगर वो जीना चाहती है तो अपनी जुबान बंद रखे। उस आदमी के इतना कहते ही सोफी उन्हें पहचान लेती है और कहती है, तुम लोग तो लुनाटिरिया हो। ये सुनते ही दोनों लोग हैरान होते हैं और सोचते हैं कि आखिर उसे ये नाम कैसे पता चला। जिस पर सोफी कहती है, लुनाटिरिया एक संगठन है जो कि नोबल्स को अपना दुश्मन मानते हैं। जिस पर वह चश्मे वाला बंदा कहता है, अगर तुम्हें हमारे बारे में पता है तो मैं तुम्हें अब कुछ स्पेशल बताता हूँ, हमारे गोल के बारे में। वह कहता है कि उनका मकसद इस दुनिया को हिला देना है, जहाँ जन्म से तुम्हारा स्टेटस तय होता है जो कि तुम नोबल्स ने बनाया है, लेकिन हमारा मकसद बिना किसी ब्लड लाइन के सबको एक समान ताकत देना है। हम लोग तुम्हारे मैजिक जीन के आधार पर एक ड्रग बनाएंगे जिससे किसी की भी माना को बढ़ाया जा सकेगा, चाहे उसका माना कितना भी कम हो वह बढ़ जाएगा। लेकिन उन्हें ये ड्रग्स पाने के लिए पहले हमारे संगठन का हिस्सा बनना होगा और इस तरह वे हर एक आखिरी नोबल को मार देंगे और तब एक नई दुनिया जन्म लेगी। जिसे सुनकर सूफी कहती है कि कोई भी ऐसा नहीं चाहेगा, जिससे वो इरिटेट होता है और फिर से लीवर को नीचे खींच देता है, जिससे सूफी को फिर से एक जोरदार शौक लगता है। वह चश्मे वाला बंदा कहता है कि कुछ ही पलों में एक्सट्रैक्शन प्रोसेस खत्म हो जाएगी, जिसके बाद वो जाने के लिए फ्री होगी, लेकिन तब तक वो एक अपाहिज बन चुकी होगी। वही ताइमो सोफी को ढूंढ लेता है, लेकिन वो उनसे नहीं लड़ सकता था क्योंकि वो औरत स्ट्रांग है और वो जल्दी से वैन के पास वापस जाता है और उसने जो देखा उसकी जानकारी देता है। वैन सोफी की लोकेशन स्पॉट करता है जो कि वेस्ट की तरफ एक अबाउंडेड क्रेशन में हॉस्टेज है। वैन पूछता है कि वो ऐसी जगह पर क्यों है। ताइमो बताता है कि वहाँ एक ग्रुप है जिसे लुनाटिरिया कहते हैं, जो उसे पकड़ कर रखे हुए है और वो किसी तरह का एक्सपेरिमेंट के लिए इस्तेमाल हो रही है। वैन पूछता है कि क्या सोफी ठीक है। ताइमो कहता है कि वो ठीक है, लेकिन बहुत कम समय के लिए। इतना सुनते ही वैन कहता है उसे तुरंत उसके पास ले चलो और वो किजन को भी उसके साथ ले जाने को कहता है। जब वो पैलेस पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि पैलेस के चारों तरफ करीब 100 गार्ड है। ताइमो उन्हें लैब का लोकेशन दिखाता है और एक शॉर्टकट भी दिखाता है, लेकिन वैन कहता है कि वो शॉर्टकट का इस्तेमाल नहीं करेगा क्योंकि वो बहुत गुस्से में है और उन्हें इसके लिए भुगतना पड़ेगा कि उन्होंने उसके डोमेन में गड़बड़ की। वैन और 4 शिकिगामी को समन करता है जिनके नाम सुजाकू, कोचिन, गेम्बा और दाइन है और उन्हें ऑर्डर देता है कि इन सबको खत्म कर दो। सब एक्साइटेड होते हैं और वैन के साथ मैंसन की तरफ आगे बढ़ते हैं क्योंकि वैन सच में गुस्से में है। एक गार्ड उसके सामने आता है, वो उसका सर जमीन में डाल देता है और कहता है कि उसके रास्ते से निकल जाए। वही दूसरी तरफ एक गार्ड चिल्लाता है कि उनकी तरफ अटैक हुआ है, जिससे सभी गार्ड्स अलर्ट हो जाते हैं। वैन कोचिन से कहता है कि वो आगे बढ़े और उनको संभाले। इतना सुनने के बाद जैसे ही कोचिन अपनी ताकत का इस्तेमाल करता है, वह सबको एक ही बार में संभाल लेता है। बाकी आगे बढ़ते हैं। वैन उनसे पूछता है कि नीचे जाने वाली सीढ़ियों का क्या, और जब वो सीढ़ियों पर जाने वाले होते हैं तभी और लोग वापस आ जाते हैं। वैन दाइन और सुजाकू को कहता है कि इन लोगों का ध्यान रखे। वो दोनों खुशी से आगे बढ़ते हैं जैसे कि उनका वक्त आ गया हो और कुछ ही समय में वे सभी लोगों को संभाल लेते हैं। जिसके बाद वही औरत ऊपर आती है जिसने सोफी को किडनैप किया था और कहती है क्या वो सोफी को बचाने के लिए आया है। वही किजन महसूस करती है कि ये औरत काफी पावरफुल है, इसलिए वह वैन से कहती है कि इस औरत को मेरे ऊपर छोड़ दो। वैन उस औरत के पास से गुजरने लगता है, लेकिन वह वैन के ऊपर अपने स्पेल का इस्तेमाल करती है, लेकिन किजन उसे ब्लॉक कर देती है, जिससे वह औरत हैरान होती है। वही किजन कहती है कि तुम दूसरे मैजिशियन से थोड़ी ताकतवर हो। ये सुनकर वह औरत कहती है कि थोड़ी ताकतवर हूँ। वही किजन जवाब देती है कि हाँ थोड़ी, जिस वजह से वह औरत बहुत गुस्से में आकर अपने ऊपर एक ड्रग्स का इस्तेमाल करती है और अपने आप को एक मॉन्स्टर में बदल लेती है। जिसे देखकर किजन कहती है कि मैं पहले मॉन्स्टर को ही एग्जोर्सिस्ट करती थी, इसलिए आज मैं तुम्हें एग्जोर्सिस्ट करूंगी। वही वैन नीचे की तरफ जाता है जहां ताइमो बताता है कि सोफी को सामने वाले रूम में रखा गया है। वैन ताइमो से कहता है कि वो यहाँ के गार्ड को संभाले और गेम्बू से कहता है कि वो बंदी लोगों को बाहर ले जाए और उनके जख्मों को हील करे। जिसे सुनकर ताइमो भी बड़े आसानी से गार्डों को मार रहा होता है। वही गेम्बो भी बंदी लोगों के जख्मों को ठीक कर रही होती है, जिस पर एक लड़की गेम्बो से कहती है कि वो एक गॉडेस है, लेकिन गेम्बो को पता ही नहीं होता कि गॉडेस किसे कहते हैं। दूसरी ओर वैन उस रूम में जाता है जहाँ पर सोफी को रखा गया है। वैन को देखकर चश्मे वाला आदमी कहता है कि वो यहाँ पर सोफी को रेस्क्यू
करने के लिए आया है, लेकिन तुम लोग ऐसा नहीं कर पाओगे। वेन गुस्से में आता है और कहता है कि उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि वो उसके सामने खड़ा होने का चांस रखता है, क्योंकि ये एक वन साइडेड एक्सटर्मिनेशन होने वाला है। वही दूसरी तरफ हमें उस मोस्टर गर्ल्स को दिखाया जाता है जो कि किजन से बैटल कर रही होती है, लेकिन किजन को उसका सामना करने में दिक्कत हो रही थी। तभी वे मोस्टर औरत कहती है कि वे किजन को खत्म कर देगी। वही किजन भी सोच रही होती है कि उसकी फिजिकल एबिलिटीज उससे काफी बेहतर है। तभी मोस्टर औरत अपनी नाखून निकालती है और किजन पर हमला कर देती है। किजन उन्हें ब्लॉक कर लेती है, लेकिन उसके प्रेशर से वह काफी पीछे आ जाती है। तभी उस मोस्टर गर्ल की नजर डाइन और सुजाकू पर पड़ती है, जहां उन्होंने सभी गार्ड्स को मारकर उनका पहाड़ बना दिया था। जिसे देखकर मोस्टर औरत कहती है कि आखिर तुम लोग क्या कर रहे हो। ये सुनकर सुजाकू जवाब देता है कि वह तो बस खेल रहे हैं। ये सुनकर वे मोस्टर औरत गुस्से में आकर कहती है कि वो किजन को मार देगी, जिसके बाद फिर उनका नंबर आएगा। इतना सुनते ही सुजाकू और दाइन दोनों हंसने लगते हैं और उससे कहते हैं कि वो कभी भी किजन को नहीं हरा सकती, क्योंकि किजन की पावर उनसे अलग ही लेवल पर है। जिससे औरत फिर से गुस्से में आकर किजन पर हमला करती है। तभी किजन अपनी यूनिक स्किल का इस्तेमाल करती है और उसके अटैक्स को तुरंत काट देती है, जिसे देखकर उस मोस्टर औरत को विश्वास नहीं होता कि वो इंजेक्शन का इस्तेमाल करने के बाद भी हार गई। वही दाइन और सुजाकू दोनों ही किजन की पावर को देखकर हैरान थे। वही किजन दाइन से कहती है कि उसकी पावर भी अमेजिंग है, क्या वो उससे अपनी पावर्स का ट्रेड करना चाहती है। जिस पर दाइन कहती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसकी पावर के बिना वो और भी कमजोर हो जाएगी। इसके बाद हमें किजन की यूनिक स्किल के बारे में बताया जाता है, जिसका नाम मोमेंट्स रिटर्न है, जो कि उसे अपने ओपोनेंट को 0.1 सेकेंड टाइम में पीछे भेजने की शक्ति देती है। और ये वही यूनिक स्किल है जिसकी वजह से किजन को 12 हेवनली जनरल्स में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट शिकिगामी कहा जाता है। लेकिन किजन ने कभी नहीं सोचा था कि उसे अपनी यूनिक स्किल का इस्तेमाल अपने ओपोनेंट को हराने के लिए करना पड़ेगा। दूसरी तरफ वैन सोफी की रोप्स काट कर उसे अपने हाथों में उठा लेता है। वैन ताइमो को बुलाता है और उसे सोफी को संभालने के लिए दे देता है, जिसे देखकर वे चश्मे वाला बंदा कहता है कि माकिया एक ऐसा ड्रग्स है जो किसी की भी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकता है, लेकिन मैंने इसमें सोफी के जीन्स को मिलाकर इसे और भी शक्तिशाली बना दिया है। अब फाइनली वो एक ऐसी दुनिया बना सकता है जहाँ स्ट्रॉन्ग और वीक सब बराबर होंगे। इतना बोलते ही वे खुद के ऊपर एक इंजेक्शन को लगा लेता है और वाकई में एक मोस्टर में बदल जाता है। और वह वैन से कहता है कि वो इस नई दुनिया का किंग बनेगा, जिस पर वैन कहता है कि उसे परवाह नहीं है, क्योंकि अपनी पिछली जिंदगी में उसने ऐसे बहुत से इविल मोस्टर को हरा दिया है और इसलिए तुम भी उससे अलग नहीं होगी। तभी मोस्टर जल्दी से अटैक करने के लिए वैन के पीछे आता है, लेकिन वैन अपनी स्पिरिट ब्लेड का इस्तेमाल करके उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और वैन उसे अटैक करता है, पर वह अपनी स्किन को हार्ड कर लेता है, जिसकी वजह से वैन उसे काट नहीं पाता। तभी वैन कहता है चलो अब थोड़ा सीरियस होया जाए, जिसके बाद वैन फ्लैश स्टेप का इस्तेमाल करके उस पर अटैक करना शुरू करता है, जिस पर मोस्टर कहता है कि इन अटैक से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वैन उसे नहीं रोक सकता। जिसके बाद वो वैन पर कस्ट चैन का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वैन मूव नहीं कर पाता, जिसकी वजह से वैन सोचने लगता है कि उसको जल्दी से कुछ करना होगा, क्योंकि उसके पास कोई माना नहीं है और इससे वह मर भी सकता है। इसलिए वो अपनी स्पिरिचुअल पावर का इस्तेमाल करता है और एक स्पेल को उसके वीक पॉइंट पर मारकर चैन को आसानी से तोड़ देता है। मोस्टर भी इसे देखकर हैरान होता है, लेकिन वैन जल्दी से मोस्टर के बाजू पर एक जोरदार वार करता है, जहां उसने पहले भी वार कर चुका था, जिस वजह से उसके शरीर से ब्लीडिंग होना शुरू हो जाती है। मोस्टर समझ नहीं पाता कि आखिर क्या हो रहा है, जिस वजह से मोस्टर वैन से कहता है कि वो उससे इम्प्रेस्ड हुआ, क्योंकि किसी ने भी अवेगन वन फॉर्म में उससे कॉम्पीट नहीं किया है। इसलिए वो वैन से कहता है कि उसे उसकी ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करना चाहिए, जिस पर वैन उससे कहता है कि वो कभी भी किसी के नीचे काम नहीं करेगा और ना ही वो उनका बॉस बनना चाहता है। जिस पर मोस्टर कहता है फिर तो तुम्हें अभी मरना पड़ेगा, अब मैं तुम्हें अपने अवेगन वन की असली पावर दिखाऊंगा। और वह पूरी बिल्डिंग को ब्लास्ट कर देता है, जिससे पूरा बिल्डिंग राख में बदल जाता है। और वैन ये देखकर सोचता है कि ये कुछ सीरियस पावर है, लेकिन ये बेकार है अगर वो उसे हिट नहीं कर सकती। तभी वैन अपनी स्प्लिट शॉक वेव का इस्तेमाल करके उसे नीचे गिरा देता है, जिसकी वजह से उस मोस्टर की नजर नीचे वैन के दोस्तों पर पड़ती है और वे ऊपर की तरफ आकर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करके एक बड़ा सा पर्पल पावर का बॉल बनाता है और सोचता है कि वैन अपने दोस्तों की रक्षा करते समय उसकी पूरी पावर का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। जिस पर वैन कहता है कि वो वाकई में एक मोस्टर है, क्योंकि उसे अपने लोगों को मारने में कोई परवाह नहीं, जिसकी वजह
वजह से वैन किजिन से टेलीपैथी का इस्तेमाल करके संपर्क करता है और कहता है कि वो दूसरे लोगों की रक्षा करे क्योंकि वो अब सीरियस होने वाला है। इतना कहने के बाद वैन अपनी स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निक दी अल्टीमेट स्पिरिट फ्लेम का इस्तेमाल करता है और अपनी ब्लैक फायर को भी इसमें इन्फ्यूज करता है, जिसे देखकर वह मॉन्स्टर कहता है कि ये आम सी फायर मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, और फिर दोनों अपनी टेक्निक को एक दूसरे के ऊपर अटैक करते हैं। वही वैन का अटैक उसके स्पेल को काट देता है और उसे जाकर जला देता है, जिससे वह मॉन्स्टर जमीन पर गिर जाता है। जिसके बाद वैन नीचे आता है और उससे कहता है कि वो उसे अब एक्सोरसाइज करेगा, और वह जैसे ही अपने प्यूरिफिकेशन स्पेल का इस्तेमाल करता है तो वैन उसकी पुरानी यादों को देख लेता है, जहां उसके माँ बाप का एक बरगलन ने कत्ल कर दिया था जब वो छोटा था। इसलिए उसने मैजिक सीखने का फैसला किया ताकि वो अपने आप की रक्षा कर सके, और खुशकिस्मती से उसको किसी की मदद मिलती है, जिसकी वजह से वो एक स्कॉलर बन गया था और उसे अपनी जिंदगी का प्यार भी मिल गया था। लेकिन उसकी ये खुशी एक ही पल में चली जाती है जब उसका प्यार एक नोवेल द्वारा चुरा लिया जाता है अपने लो स्टेटस की वजह से, और वो उसकी रक्षा नहीं कर पाता। पर उसके टैलेंट की वजह से वह मैजिक पर रिवोल्यूशनरी थीसिस लिखना शुरू करता है, लेकिन उसे भी नोबल्स द्वारा चुरा लिया जाता है। इस तरह उसकी जिंदगी की सारी अचीवमेंट नोबल्स द्वारा चुरा ली जाती है, जिसकी वजह से वो कहता है कि वो एक ऐसी दुनिया बनाएगा जहाँ इक्वेलिटी को जस्टिफाई किया जा सके। और इस तरह उसकी पिछली जिंदगी के बारे में सब कुछ देखने के बाद वैन उससे कहता है कि वो बुरा इंसान नहीं है, और उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ आना चाहती हो। चश्मे वाला बंदा ये सुनकर हैरान हो जाता है। वही वैन उससे कहता है कि वो इसके सपने को सच कर देगा क्योंकि उसके पास मैजिक की अमेजिंग नॉलेज है, क्यों ना वे उस नॉलेज का इस्तेमाल अपने लिए करे। चश्मे वाला बंदा ये सुनकर रोने लगता है। फिर उसके बाद दोनों हाथ मिलाते हैं और चश्मे वाला बंदा वैन से कहता है कि वे उसके लिए सब कुछ करेगा जो वे कर सकता है, जिसे सुनकर वैन कहता है कि वो उसके साथ काम करने के लिए इंतजार करेगा। दूसरी तरफ किजिन उन्हें देखकर खुश होती है, जिसके बाद हमें कैसल को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है। उनके सारे मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है और सुजाकू ने वे सब एम्पलीफाइंग ड्रग्स को भी जला दिया है जो उन्होंने बनाए थे। वही गेम्बू सोफी को हील कर रही होती है। दूसरी तरफ सभी रेस्क्यू किए गए लोगों को उनके घरों में भेज दिया जाता है और सभी लोग वैन का शुक्रिया अदा करते हैं उनकी मदद करने के लिए, जिसे देखकर वैन शर्मा जाता है और सोचता है कि ये उसके लिए एक नया अनुभव है, क्योंकि वो पहले सिर्फ छिपकर ही लोगों को बचाता था। और देखते ही देखते ये खबर राष्ट्रीय अखबार में पब्लिश होती है, जिसे देखकर किजिन वैन से कहती है कि उसकी रेपुटेशन अब फाइनली बढ़ रही है। वैन ये सुनकर खुश होता है। किजिन उससे उस लेटर के बारे में पूछती है जो उसने अपने हाथों में पकड़ा हुआ है। वैन उसे बताता है कि ये लेटर सोफी के फादर द्वारा भेजा गया है और वे मुझे अपने कैसल में इनवाइट कर रहे हैं। किजिन ये सुनकर बहुत ज्यादा खुश होती है और वो कहती है कि अगर आप नहीं होते तो सोफी मर जाती, जिसे सुनकर वैन किजिन से कहता है कि उसने ज्यादा कुछ नहीं किया, उसने तो सिर्फ एक दोस्त की मदद की है। जिसे सुनकर किजिन उससे कहती है कि आप वाकई में एक ग्रेट इंसान हैं। वैन सोचता है कि चीजें अच्छी हो गई है क्योंकि उसने 7 नोबल्स में से एक को अपना उधार पर चढ़ा दिया है और इससे उसकी कमजोर टेरिटरी को भी मदद मिल सकती है। अगले दिन वैन उनके कैसल जाता है, जहाँ एक सर्वेंट उसे सोफी के पिता के रूम तक लेकर जाती है, जहाँ सोफी के पिता वैन को देखकर कहते हैं अच्छा तो तुम हो वैन। जिसे सुनकर वैन कहता है कि मुझे खुशी है कि आपने मुझे अपने कैसल पर इनवाइट किया। वही सोफी के पिता कहती है कि ऐसी बात नहीं है, उल्टा शुक्रिया तो मुझे तुम्हारा करना चाहिए, और वह वैन को बैठने के लिए कहते हैं। वैन एक सोफे में बैठ जाता है और सर्वेंट उसे चाय सर्व करती है, और जैसे ही वैन चाय पीना शुरू करता है तभी सोफी के पिता उससे कहते हैं कि क्या वो उसकी बेटी सोफी से शादी करना चाहता है। वैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और अपनी चाय उस पर गिरा देता है, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सोफी के पिता अपने चेहरे को साफ कर रहे होते हैं और वैन उनसे शर्माते हुए माफी मांगता है क्योंकि ये उसके लिए बहुत बड़ा शौक है। जिस पर सोफी के पिता कहते हैं कि कोई बात नहीं, क्योंकि उसने उसकी बेटी को किडनैपर से बचाया है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया होता तो मेरी बेटी मर जाती, जिससे किंगडम को बहुत बड़ी परेशानी से गुजरना पड़ता। इतना बोलने के बाद वो वैन से फिर से मुस्कुराते हुए पूछते हैं कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करना चाहोगे। जिसे सुनकर वैन उनसे पूछता है कि क्या सोफी को उसके बारे में पता है, जिस पर सोफी के पिता कहते हैं कि ऑफ कोर्स बिल्कुल नहीं। इतना सुनते ही वैन उनसे कहता है कि ये सही नहीं होगा कि बिना उसकी राय पूछे ऐसा फैसला किया जाए, इसलिए उसने बहुत ही पोलाइटली इस ऑफर को मना कर दिया, ये कहकर कि सोफी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड है। जिसे सुनकर सोफी के
पिता कहते हैं कि इम्पोर्टेंट फ्रेंड, हाँ वे उसे वैन के साथ शादी करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है, लेकिन वैन को ये पसंद नहीं आता। पर फिर भी सोफी के फादर कहते हैं कि वो एक अच्छी बीवी बनेगी, वो बहुत सुंदर है और जवान है और वो बहुत बहादुर भी है और उसमें एक अडोरेबल साइड भी है। वो बहुत दयालु है और सभी लोगों की इज्जत करती है, चाहे उनका स्टेटस कुछ भी हो। इसलिए वह वैन से कहते हैं कि उसे अपना मन बदल लेना चाहिए, लेकिन वैन कहता है कि उसका जवाब अब भी वही है और कहता है कि चलो उस टॉपिक के बारे में फिर कभी बात करते हैं। जिसे सुनकर सोफी के फादर कहते हैं अगर वो उनकी फैमिली से नहीं जुड़ सकता तो क्या वो उसकी काइंडनेस का बदला देने के लिए कुछ और कर सकते हैं। और आगे कहते हैं कि क्या वो अपनी टेरिटरी का एक हिस्सा ग्रेनाडो फैमिली के नाम कर दे। वैन को ये आइडिया पसंद आता है और वो इस चांस को पूरे तरीके से इस्तेमाल करने के बारे में सोचता है। इसलिए वैन उनसे कहता है कि उनकी टेरिटरी का एक खास हिस्सा है जो कि वो चाहता है। वो बताता है कि उसे कुलबोर्ड विलेज की जमीन चाहिए जो कि ग्रेनाडो फैमिली की टेरिटरी के नजदीक है। जिस पर सोफी के पिता कहते हैं कि लेकिन वो एरिया तो बहुत कम डेवलप्ड है, क्या वैन वहाँ के मिनरल डिपॉजिट को देखकर ऐसा कह रहा है। जिस पर वैन कहता है कि नहीं, जबकि ये सच है कि ये मिनरल से रिच रीजन है, लेकिन जो चीज उसे चाहिए वो खुद जमीन है। उस जमीन में वो सब कुछ है जो उसकी जमीन में नहीं है। जिस पर सोफी के फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें नहीं पता कि उस जमीन को डेवलप करना बहुत मुश्किल है। वैन कहता है बिल्कुल उसे पता है। ये सुनकर सोफी के फादर मान जाते हैं और कहते हैं कि वो कुलबर्ट विलेज और उसके आसपास का हिस्सा ग्रेनाडो फैमिली को ट्रांसफर कर देंगे। जिस पर वैन उसका शुक्रिया अदा करता है और सोफी के पिता कहते हैं कि उन्हें तो उल्टा उसका शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि उन्होंने उनकी बेटी को बचाया है। तभी वैन उनसे पूछता है क्या वो जाने से पहले सोफी से मिल सकता है। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि हाँ उन्हें कोई ऐतराज नहीं और वो अपनी मेड को कहते हैं कि वैन को सोफी के रूम तक ले जाए। वैन के जाने के बाद सोफी के पिता कहते हैं कि वैन अपने बिल्कुल फादर की जैसा है और हो सकता है कि वो आगे चलकर ये हमारे देश को लीड करे। जिसके बाद हमें सोफी को दिखाया जाता है जो कि अपने बिस्तर पर लेटी हुई है और उस पल को नहीं भूल पा रही थी जब वैन ने उसकी रक्षा की थी। वो सोचती है क्या उसने उसे एक दोस्त समझकर उसे बचाया या कुछ और समझा। वो बस वैन के बारे में ही सोचकर बार बार मुस्कुरा रही थी। लेकिन थोड़ी देर बाद सोफी अपने बिस्तर से उठती है और कहती है कि उसे कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। और जैसे ही वे एक्सरसाइज करने के लिए अपने रूम का दरवाजा खोलती है वैन उसके सामने खड़ा होता है। वो उसे देखकर हैरान होती है लेकिन वह अपने मन में खुश होती है ये सोचकर कि वैन उसे देखने आया है। तभी वैन उससे कहता है कि जब उसने उसको बचाया था तब वो अच्छी नहीं लग रही थी, इसलिए वह उसे देखने के लिए आया है क्योंकि उसे उसकी परवाह है। इतना सुनते ही सोफी शर्माने लगती है। तभी अचानक उसे याद आता है कि वो अपने नाइटी में है और वो जल्दी से दरवाजा बंद कर देती है और कहती है कि उसे माफ करना क्योंकि वह इस कपड़े में उसके सामने खड़े होने में अच्छा महसूस नहीं कर रही। जिस पर वैन उससे कहता है कि कोई बात नहीं और उम्मीद करता है कि वो जल्दी से ठीक हो जाएगी। सोफी अपने रूम में सोचती है कि उसने ऐसा क्यों किया, वो कैसे उसे ऐसे ट्रीट कर सकती है जबकि उसने उसकी जिंदगी बचाई है। वैन सोचता है कि लगता है सोफी उसे अवॉइड कर रही है पिछले इंसिडेंट के बाद से और वे सोचता है कि उसने शादी के प्रपोजल को रिजेक्ट करके बिल्कुल सही फैसला किया है। अगर वह एक्सेप्ट करता तो सोफी भी इससे हट हो सकती थी। और वे सोचने लगता है कि उसने लॉर्ड नॉबर्ट से जो जमीन हासिल की है उसका कैसे इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए वैन अपने कैपिटल के विला में वापस आता है जहाँ किजन उसका स्वागत करती है। वही वैन किजन से कहता है कि वो तुरंत ग्रेनाडो फैमिली वापस जाना चाहता है। जिसके बाद वो एक रूम में जाते हैं और वैन अपने टेलीपोर्टेशन जुत्सु का इस्तेमाल करके तुरंत अपनी टेरिटरी वापस चला जाता है जहाँ वैन को उसकी सर्वेंट देख लेती है और उससे पूछती है कि वो कैपिटल में कब वापस आए। जिस पर वैन कहता है कि वो बस थोड़ी देर पहले ही आया है और वैन उस सर्वेंट से पूछता है कि क्या रिकागो ऑफिस में है। वह सर्वेंट कहती है कि हाँ। जिसे सुनकर वैन ऑफिस में जाता है और रिकागो वहीं पर होता है और वह वैन से कहता है कि वो उसकी मदद कैसे कर सकता है। वैन उसे बताता है कि उसने एक नई टेरिटरी हासिल की है इसलिए उसने सोचा कि उसे वापस आकर तुम्हें बताना चाहिए। जिस पर रिकागो कहता है कि
ये तो बहुत ही बढ़िया है। वैन उसे आगे बताता है कि अब उसकी स्पिरिचुअल पावर भी पहले की तरह वापस आ गई है, इसलिए अब वो एक साथ 12 हेवनली जनरल्स का इस्तेमाल करके अपनी टेरिटरी को बहुत तेजी से डेवलपमेंट कर सकता है। जिस पर रिकागो कहता है कि ये एक अच्छा आइडिया है। वही किजिन भी कहती है कि उसे इसमें कोई एतराज नहीं। जिसके बाद वैन अपने जुस्सू का इस्तेमाल करके सभी 12 हेवनली जनरल को बुलाता है, क्योंकि अब वैन के पास उन्हें मेंटेन करने के लिए काफी स्पिरिचुअल पावर है। इसलिए वह उनसे कहता है कि वे अब सभी को एक साथ समन कर सकता है। तभी उनमें से एक अचानक से वैन के ऊपर पीछे से अटैक करता है, लेकिन दूसरा शिकिगामी आकर उसके अटैक को रोक देता है और उसे कहता है कि वह ऐसा करके वैन सामा का अपमान कर रहा है। वही हमें उस शिकिगामी का नाम बताया जाता है, उसका नाम टोडो है और वो 12 हेवनली जनरल में से एक प्रॉब्लम चाइल्ड है। वही वैन उससे कहता है कि वो अगली बार फ्री टाइम में उससे अच्छे से लड़ेगा। अभी के लिए उसे सिर्फ उसके दिए गए काम को खत्म करना चाहिए। अगर वो उसकी बात नहीं सुनता तो वैन हमेशा के लिए उसके समन को कैंसिल कर देगा, जिसे सुनकर टोडा बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। वही वैन सबको बता रहा होता है कि वो टेरिटरी में कुछ बड़े इम्प्रूवमेंट करने वाला है, जिसे सुनकर सब एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं कि वैन के ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे। वैन उन्हें बताता है कि ग्रेनाडो टेरिटरी को वीक और स्मॉल टेरिटरी कहा जाता है, क्योंकि उनकी पॉपुलेशन, मिलिट्री और इकोनॉमिक्स सब नॉर्मल से नीचे है। इसलिए वैन इन एरियाज को पहले से इम्प्रूव करना चाहता है और उन्हें ऑर्डर देता है कि किजिन उसका अकेडमी में सपोर्ट करेगी, रिकागो टेरिटरी को मैनेज करेगा, तामा हाउस वर्क और विला के मैनेजमेंट का ध्यान रखेगी, टेनकू इन सभी के सब्जेक्ट पर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करेगा। वही कोचीन को सोल्जर्स का इंस्ट्रक्टर बनाया जाता है, जो कि उन सोल्जर्स की स्किल को इम्प्रूव करेगा। सिरियू एक नई मर्चेंट कंपनी स्टेबलाइज और मैनेज करेगी। गेम्बू एक चर्च में टेम्पररी हॉस्पिटल खोलेगी और इंजर्ड लोगों का इलाज करेगी। वही दाइन वैन से पूछती है कि उन्हें टेरिटरी को डेवलप करने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि उन्हें इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जिस पर वैन उसे कहता है कि उन्हें बस लोकल्स के साथ अच्छे से रहना है, क्योंकि कुलबर्ट विलेज के लोग वैन को अपना लॉर्ड मानना पसंद नहीं करते। तो ये 4 लोगों को इन लोकल्स के साथ अच्छे से मिलना होगा ताकि वे इनका ट्रस्ट जीत सके। यही वैन का आइडिया है। दैन को यह आइडिया बहुत पसंद आता है और वो एक्साइटेड हो जाती है। वही सिरियू कहती है कि अगर ये प्लान सफल होता है तो उसकी कंपनी काम आएगी। वैन कहता है कि ये सही है, यही वजह है कि उसने उसे एक कंपनी शुरू करने के लिए कहा है। वही तोड़ा वैन से कहता है कि वो तो मस्ती करेगा, जिसकी वजह से नेचुरली वैन को उससे लड़ना पड़ेगा। जिस पर वैन उससे कहता है इसलिए मैंने तुम्हें ब्याको और सुजाकू के साथ रखा है ताकि ऐसा ना हो। दूसरी तरफ दाइन वैन से पूछती है कि उसने उसे इन लोगों की टीम में क्यों रखा है। वैन उसके सर पर हाथ रखकर कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि वो क्यूट और इनोसेंट है और लोग आसानी से उसे पसंद कर लेते हैं। जिसे सुनकर दाइन बहुत ज्यादा खुश होती है और वैन से कहती है कि आप मुझे बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। वही सभी शिकिगामी हंसने लगते हैं और कहते हैं कि दाइन बिल्कुल बच्चों की तरह है। और आखिर में वैन सबसे कहता है कि वो उन सब पर भरोसा करेगा। इतना सुनते ही सभी उसके सामने झुककर उसे ग्रीट करते हैं। उसके बाद हमें अगले दिन स्कूल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी स्टूडेंट वैन को देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि सभी को ये पता चल गया है कि वैन ने सोफी को बचाया है। लेकिन वैन को ये बहुत अनकंफर्टेबल सा लगता है क्योंकि स्टूडेंट उसे घूर रहे हैं। इसे देखकर किजिन कहती है क्या उसे सबको नॉक कर देना चाहिए, जिस पर वैन कहता है कि तुम्हें ये करने की कोई जरूरत नहीं। इतना सुनते ही वे क्लासरूम में आता है, जहाँ वे सोफी को देखता है और उससे पूछता है कि वो अभी कैसा महसूस कर रही है। सोफी कहती है कि वो अब बेहतर महसूस कर रही है और वो वैन से माफी मांगती है, क्योंकि जब वो उसकी खबर लेने आया था तब उसने दरवाजा बंद कर दिया था। जिस पर वैन उससे कहता है कि कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे उस वक्त पता चल गया था कि तुम अच्छा महसूस नहीं कर रही हो। वही सोफी सोचती है कि वैन वाकई में एक काइंड इंसान है। क्या हम सच में सिर्फ एक दोस्त है? अगर हाँ तो फिर ये स्वाभाविक है। और वे शर्माने लगती है। तभी एक टीचर क्लासरूम में आता है और सबसे कहता है कि सभी बच्चे शांत हो जाए और वे अपना नाम बताता है। उसका नाम कोरिन है और वो उनकी शॉर्ट क्लास का मैजिक टीचर होगा। और क्लास शुरू करने से पहले वो कहता है कि जो स्टूडेंट मैजिक का यूज नहीं कर सकते और जो कोई भी फालतू जुस्सू इस्तेमाल करते हैं उन्हें उसके टैलेंटेड स्टूडेंट के एजुकेशन में नहीं आना चाहिए। वैन समझ जाता है कि वो टीचर प्रैक्टिकली उसे कह रहा है, जिसे सुनकर किजिन भी गुस्सा हो जाती है।
वही सोफी भी टीचर से कहती है कि अल्सेरा एकेडमी के टीचर के मुंह से ऐसी बात निकलना एकेडमी को शोभा नहीं देती, जिस पर वह टीचर कहता है कि वो तो सिर्फ सच बोल रहा है, क्योंकि यह एकेडमी उन लोगों के लिए है जिनके पास बहुत सारा माना है। अगर किसी के पास माना नहीं है तो उसके लिए एकेडमी में कोई जगह नहीं। इतना बोलने के बाद वह टीचर कहता है कि वो लेसन शुरू करने वाला है, क्योंकि वो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं। टीचर स्टूडेंट को बताता है कि मैजिक स्पेल का रैंक पहले से 7वें रैंक तक होता है और अभी स्टूडेंट सिर्फ लो रैंक मैजिक 4th से 7th क्लास तक ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अब से वो स्टूडेंट को हाई रैंक मैजिक 3rd से 1st रैंक तक सिखाएगा। वह बताता है कि सिर्फ एक ही कैपेबल इंसान है जो कि सबसे ज्यादा 1st रैंक का स्पेल इस्तेमाल कर सकता है और वो है उनके प्रिंसिपल रोलो। टीचर कहता है कि 1st रैंक स्पेल सीखना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, लेकिन वो चाहता है कि सभी बच्चे कम से कम 3rd रैंक के स्पेल आसानी से यूज कर सके, जो कि एक हाई रैंक समझी जाती है। हालांकि कुछ स्टूडेंट जो कि लो रैंकिंग मैजिक भी यूज नहीं कर सकते, जो कि और कोई नहीं बल्कि वैन है। जिसके बाद वो स्टूडेंट से कहता है कि उन्हें इन क्रिस्टल पर हाथ रखना है ताकि उनका माना इवोल्यूशन हो सके। इतना सुनकर एक स्टूडेंट आता है जिसका एट्रीब्यूट वाटर है, जो कि असिस्टेंट स्पेल के लिए सूटेड है क्योंकि उसके पास माना की कमी है। तभी एक और स्टूडेंट आता है, उसके लिए भी वही होता है, लेकिन उसका लाइट एट्रीब्यूट होता है। टीचर कहता है कि इस साल के स्टूडेंट की क्वालिटी अच्छी नहीं है, शायद इसीलिए एक बिना माना वाला बच्चा इस साल टॉप पर है। तभी सोफी आगे आती है और गुस्से में टीचर से कहती है कि वैन मुझसे और तुमसे पावर के मामले में बहुत ज्यादा ताकतवर है, और ये सुनकर वे टीचर इरिटेट होता है। फिर सोफी क्रिस्टल को टच करती है और वो चमकने लगता है। सभी लोग सोफी के क्रिस्टल को चमकना देखकर हैरान होते हैं, क्योंकि वो अब तक की सबसे बेस्ट है। वही वैन सोचता है कि जैसा कि सोफी से एक्सपेक्ट किया था। टीचर भी सोफी का माना देखकर चौंक जाते हैं और कहता है कि उसका टैलेंट और मैजिक इनक्रेडिबल है। सोफी उन्हें थैंक्स कहती है और बताती है कि ये सब वैन की वजह से हुआ है, क्योंकि उसने उसकी प्रॉब्लम को पहचाना और तुरंत ठीक किया। टीचर को ये बात सुनकर बिल्कुल पसंद नहीं आती और वे कहता है कि वैन कैसे इसे ठीक कर सकता है, जबकि उसके पास खुद माना ही नहीं है। फिर वो अगले स्टूडेंट किजिन को बुलाता है। किजिन आती है और टेलीपैथी की मदद से वैन से पूछती है कि उसे क्रिस्टल में कितना माना डालना चाहिए। वैन पूछता है कि क्या उसके पास माना है, और वो कहती है कि हाँ, उसके पास काफी है। वैन उससे कहता है कि वो जितना हो सके डाले, लेकिन सोफी से ज्यादा नहीं। वही टीचर किजिन से कहता है तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए क्योंकि तुम ये नहीं कर सकती, लेकिन किजिन अपना माना क्रिस्टल में डालती है और वो सोफी की जैसे ही चमकने लगता है। सबको लगता है कि वो सोफी की लेवल पर है या शायद उससे भी अच्छी है। सोफी इसे देखकर बहुत खुश होती है क्योंकि ये किजिन से एक्सपेक्ट किया जा सकता है। वही टीचर ये देखकर हैरान हो जाता है और अगले स्टूडेंट वैन को बुलाता है। टीचर सोचता है कि ये आखिरी मौका है, क्योंकि उसका असली मकसद वैन को यहाँ पर सभी के सामने बेकार साबित करना है। दूसरी तरफ वैन सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए, क्योंकि उसके पास तो कोई माना ही नहीं है, लेकिन वो ये देखना चाहता है कि अगर वो अपनी स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल में डाले तो क्या होगा। इसलिए वैन अपनी स्पिरिचुअल पावर क्रिस्टल में डालता है, लेकिन कुछ नहीं होता। जिस पर टीचर कहता है कि मैंने कहा था ना तुम किसी काम की नहीं हो, क्योंकि तुम्हारे पास कोई माना नहीं है। तभी अचानक से स्टूडेंट देखते हैं कि क्रिस्टल का रंग काला होने लगा है। टीचर से देखकर हैरान होता है। वही वैन फिर से अपनी स्पिरिचुअल पावर डालता है, जिससे क्रिस्टल प्योर ब्लैक हो जाता है और टुकड़ों में टूट जाता है। टीचर, वैन और सभी स्टूडेंट ये देखकर हैरान होते हैं। टीचर वैन से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। वही वैन माफी मांगता है और कहता है कि मैजिक क्रिस्टल काफी कमजोर होते हैं। ऐसा सुनकर टीचर और भी इरिटेट हो जाता है, क्योंकि क्रिस्टल एकेडमी में दशकों से यूज हो रहे हैं और आज तक किसी ने भी अपने माना से इन्हें कभी नहीं तोड़ा है। इसीलिए टीचर सबको चुप रहने को कहता है, क्योंकि वे एक और नया क्रिस्टल लाने वाला है। जिसके बाद सब स्टूडेंट वैन को चारों तरफ से घेर लेते हैं और कहते हैं कि उसका जुत्सु काफी अमेजिंग है, और वो सभी खुश होते हैं अपने रूट टीचर को हैरान देखकर। वही सोफी भी दूर से देखकर खुश होती है, क्योंकि वैन इस क्लास में अब फिट होने लगा है। उसके बाद टीचर नया क्रिस्टल लेकर आता है और अगला स्टूडेंट हेनरी है। टीचर उसे अपना माना टेस्ट करने के लिए कहता है। हेनरी अपना हाथ क्रिस्टल पर रखता है, जिससे क्रिस्टल बहुत हल्का सा चमकता है। टीचर उससे पूछता है क्या ये उसकी पूरी कोशिश है जो वो कर सकता है, जिस पर हेनरी कहता है हाँ। और इसे देखकर टीचर सोचने लगता है कि अपने इतने सालों की टीचिंग में ये पहली बार है जब उसने इतना होपलेस स्टूडेंट देखा है। और वो उससे कहता है कि दूसरे स्टूडेंट को नीचे मत लाओ और अपनी सीट पर जाकर वापस बैठ जाओ। वही वैन ये सब देख
देखकर सोचता है कि उसके पास जरूर कुछ और टैलेंट होना चाहिए, जिसकी मदद से उसने एंट्रेंस एग्जाम पास किया। इसका मतलब है कि वो मैजिक के अलावा और भी एरियाज में काफी अच्छा है। इसके बाद टीचर स्टूडेंट को बताता है कि अगला लेसन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग है, जो कि अगले हफ्ते होगा, और उन्हें 2 लोगों के ग्रुप में बंटकर जंगल के बीच में एक क्रिस्टल को ढूंढने के लिए कहता है, जहाँ पर खतरनाक मोस्टर और जाल को बिछाया गया है, और यही उनकी ट्रेनिंग का हिस्सा है। इतना सुनने के बाद सभी लोग डर जाते हैं और सभी के सभी सोफी के चारों तरफ इकट्ठा हो जाते हैं और कहते हैं कि उसे पार्टनर बना ले। और सोफी सोचती है कि अब वो वैन से पार्टनर बनने के लिए नहीं कह सकती, जबकि सब उसके आसपास है। जिन वैन से पूछती है कि पेयरिंग का क्या करे, जिस पर वैन कहता है कि उसकी नजर पहले से ही किसी पर है, और वो है हेनरी। वही दूसरी तरफ हेनरी उदास होकर चुपचाप क्लासरूम से निकल जाता है, जिसे देखकर वैन सोचता है कि उसे हेनरी से बात करने का अच्छा मौका मिल गया है। हेनरी कैफेटेरिया में जाता है और सोचता है कि उसके पास इतना कम माना होने की वजह से कोई भी उसे पार्टनर नहीं बनाना चाहता। तभी वैन पीछे से आता है और उससे पूछता है कि क्या उसके पास वह बैठ सकता है, और वो कहता है कि हाँ, उसे कोई एतराज नहीं है। वही वैन बैठने के बाद कहता है कि उसे सिर्फ उससे कुछ बात करनी है, क्योंकि दोनों एक ही जैसे हालात में है। यह सुनकर हेनरी कहता है कि वो दोनों बिल्कुल अलग है, क्योंकि उसके पास आन्यू जुत्सु है। तभी वैन उससे कहता है कि उसके पास ज्यादा माना नहीं है, लेकिन फिर भी वो एंट्रेंस एग्जाम पास करने में कामयाब रहा। ये उसके टैलेंट की वजह से है। जिसे सुनकर वह वैन को बताता है कि वो मैजिक के बारे में काफी ज्यादा जानता है, जिसने उसे एकेडमी में प्रवेश करने में मदद की। जिसके बाद वैन उससे पूछता है कि क्या वो किसी चीज में खास है। वह बताता है कि उसे मैजिक टूल्स बनाना काफी पसंद है और वो इनमें बिल्कुल पागल है। उसने इस एकेडमी में अप्लाई इसलिए किया ताकि वो अपनी स्किल को मैजिक टूल बनाने में पॉलिश कर सके, लेकिन ये उसके लिए बहुत मुश्किल है। वो वैन को कहता है कि अगर वो थोड़ा और स्ट्रेंग होता तो शायद उसे इतनी मुश्किल नहीं होती। जिसके बाद वैन उससे पूछता है कि क्या वो स्कूल के बाद उसके मेंशन आ सकता है। अगर वह ऐसा कर सकता है तो वैन उसे अगले हफ्ते होने वाले प्रैक्टिकल एग्जाम के लिए स्पेशल ट्रेनिंग देगा। वैन बताता है क्योंकि उसके पास ज्यादा माना नहीं है, इसलिए उसे अपने पर्सनल मैजिक का आविष्कार करना चाहिए। ये सुनकर वो पूछता है क्या ये संभव है, और वैन कहता है बिल्कुल। वो वैन का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो अपनी पूरी कोशिश करेगा। फिर स्कूल के बाद वो वैन के मेंशन आता है और उसे दिखाता है कि वो क्या कर सकता है। ये देखकर वैन उससे पूछता है कि क्या वो बिना मंत्रों के मैजिक इस्तेमाल कर सकता है, जिस पर वो कहता है कि हाँ, क्योंकि उसने मैजिक टूल बनाते वक्त ये सब किया है। वैन सोचता है कि मंत्रों को पढ़ना सच में मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें एक निश्चित मात्रा का मैजिक और माना का कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है। यहाँ अलजीरा में भी बहुत कम ही ऐसे मैजिशियंस है जो कि बिना मंत्रों के मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। जिसके बाद वैन उससे कहता है कि वो स्पेल में यूजुअल से कम माना डाले, जिसे सुनकर वो पूछता है कि क्या ये स्पेल को कमजोर नहीं करेगा। तभी वैन कहता है कि हम बस टेस्ट कर रहे हैं, तो चलो इसे ट्राई करते हैं। इसलिए हेनरी कम माना डालकर स्पेल फायर करता है और एक बड़ा सा पानी का गोला बनाता है जो कि सीधा जाकर टारगेट को तोड़ देता है। हेनरी इसे देखकर हैरान होता है और वैन से पूछता है कि आखिर ये क्या हुआ, जिस पर वैन उसे बताता है कि तुम्हारे द्वारा कम माना डालने से स्पेल का इफेक्ट एक्टिवेट हो गया। ये सुनते ही हेनरी वैन से डिटेल में समझाने के लिए कहता है। वैन कहता है कि इस दुनिया में सब लोग एक स्पेल एक ही तरीके से कास्ट करते हैं और कभी कभी वो अपने मंत्र को छोटा या बड़ा करते हैं, लेकिन वो हमेशा एक ही प्रोसेस का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन जैसे ही तुमने अपने मेथड को चेंज किया तो वह स्पेल कमजोर होने की जगह पावरफुल हो गया, क्योंकि हेनरी ने मैजिक टूल्स बनाते वक्त बहुत अच्छा माना कंट्रोल डेवलप किया है। इसलिए वैन को लगा कि वो ये कर सकता है। जिसे सुनकर हेनरी वैन से कहता है कि तुम सच में अमेजिंग हो, क्योंकि उसने कभी भी खुद से ये नहीं सोचा था और ये आइडिया पूरी दुनिया के मैजिक कॉन्सेप्ट को हिला देगा। वैन उससे कहता है कि शायद इसीलिए उसके पास माना नहीं है और वो एक एग्जोर्सिस्ट है। वही हेनरी बहुत खुश होता है और वो वैन से कहता है कि अब वो एकेडमी में वैन की वजह से खुद को अच्छे से मैनेज कर सकेगा। वही वैन भी उसकी तारीफ करता है और कहता है कि ये उसका टैलेंट है जिसकी वजह से वह सफल हो पाया। वही हेनरी एकेडमी में पहली बार किसी से तारीफ सुनकर बहुत खुश होता है। जिसके बाद वैन उससे पूछता है क्या उसके पास प्रैक्टिकल
मेडिकल एग्जाम के लिए कोई पार्टनर है, जिस पर वो जवाब देता है कि नहीं। तभी वैन उससे पूछता है कि क्या वो उसके साथ टीम बनाना चाहता है, जिस पर हेनरी थोड़ा सोचने लगता है। तभी वैन कहता है कि चिंता मत करो, चलो एग्जाम में टॉप करते हैं, और कॉरिन सेंसे को स्पीचलेस कर देते हैं। हेनरी हंसने लगता है और कहता है कि वैन सच में तुम अमेजिंग हो, और बोलता है कि अगर तुम बुरा ना मानो तो वो तुम्हारे साथ पार्टनर बनने के लिए तैयार है। जिसे सुनकर वैन कहता है बिल्कुल, और फिर दोनों इस पर हाथ मिलाते हैं। इसके बाद एक हफ्ते बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ सब अपने पार्टनर्स के साथ बाहर इकट्ठा होते हैं। वही टीचर कहता है कि उनका एग्जाम यहाँ से शुरू होता है और उन्हें जंगल से क्रिस्टल कलेक्ट करके वापस लाना है, और जो लोग सनसेट तक वापस नहीं आए वो एग्जाम में फेल हो जाएंगे। टीचर उन्हें आगे बताता है कि उन्हें रास्ते में मॉन्स्टर और ट्रैप्स का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए स्टूडेंट को बहुत ध्यान से आगे बढ़ना चाहिए। वही टीचर हेनरी और वैन को देखकर कहता है कि क्या इंटरेस्टिंग पेयर है, दोनों फेलियर्स ने मिलकर एक साथ टीम बनाई है, इसलिए उन्हें पहले जाने का मौका मिलता है। उन्हें बिना रुके पहाड़ों पर चढ़ाई करनी होगी, जिस पर दोनों कहते हैं कि वो अपना पूरा बेस्ट देने की कोशिश करेंगे और आगे बढ़ते हैं। तभी वैन हेनरी से कहता है कि वो अपने रास्ते पर चले, क्योंकि वैन उसे मैच कर लेगा। टीचर जैसे ही स्टार्ट कहता है, हेनरी अपने माना पर कंट्रोल करता है और एक्सेलरेशन मैजिक का इस्तेमाल करके आगे बढ़ता है, जिससे उसके चारों तरफ नीली आग चमकती है। सब लोग ये देखकर हैरान होते हैं, खास तौर पर कॉरिन सेंसे। वही किजन सोचती है कि ये तो वैन सामा के गाइडेंस का नतीजा है, और सोफी भी इसे देखकर हैरान होती है, क्योंकि पिछली बार हेनरी मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था, और सोचती है कि वैन सच में दूसरे लोगों को ग्रो करने में मदद कर रहा है। दूसरी तरफ कॉरिन सेंसे इसे देखकर इरिटेट होता है और समझ नहीं पाता कि आखिर उन्होंने क्या किया है जिससे ये इतना इम्प्रूव हो गए हैं। जिसके बाद वे स्टूडेंट को वार्न करता है कि माउंटेन के रास्ते पर बने हुए बैरियर में ना जाए, क्योंकि वह एक मॉन्स्टर है जिसे तुम लोग अभी के हिसाब से नहीं हरा सकते। ये मॉन्स्टर इतना खतरनाक है कि जिससे तुम लोगों की जान भी जा सकती है। वही सोफी को ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और वे टीचर से पूछती है कि उन्होंने ये पहले क्यों नहीं बताया जब वैन और हेनरी यहाँ पर थे। टीचर कहता है कि वो इस बारे में भूल गया था, जिसे सुनकर सोफी कहती है कि ऐसी इंपॉर्टेंट बातें भूली नहीं जा सकती। वही टीचर मान लेता है और कहता है कि अगली बार से उन्हें एडवांस में बता देगा, और आगे बोलता है कि वैसे भी वे दोनों फेलियर है, और देखना वे दोनों ही बैरियर तक पहुंचने से पहले ही फेल हो जाएंगे। सोफी ये सुनकर हैरान होती है और सोचती है कि कैसे कोई इतना बेकार टीचर हो सकता है। फिर सीन शिफ्ट होता है वैन और हेनरी की तरफ, जो कि जंगल में दौड़ रहे होते हैं, जहाँ वैन हेनरी से कहता है कि वो अच्छा कर रहा है। ये सुनकर हेनरी खुश होता है, क्योंकि उन्होंने अपने शूज में मैजिक सर्कल ऐड किए हैं, जिससे वो हाई स्पीड से भाग सकते हैं। और तो और उन्होंने प्रिंसिपल से इसकी परमिशन भी ले ली थी, ताकि उन पर चीटिंग का इल्जाम ना लगे। फिर वैन हेनरी से कहता है कि असली टेस्ट तो अब शुरू हुआ है। तभी अचानक से हेनरी वैन से कहता है कि रुको, जिसे सुनकर वैन पूछता है कि क्या हुआ। तब हेनरी एक पत्थर उठाता है और उसे जमीन पर फेंक देता है। पत्थर को फेंकते ही जमीन पर बहुत बड़ा सा गड्ढा हो जाता है, जिसे देखकर उन्हें पता चलता है कि वहाँ पर उनके लिए एक मैजिक ट्रैप है। वो दोनों खुश होते हैं कि वो इस ट्रैप में नहीं फंसे। वैन सोचता है कि ये वही ट्रैप्स है जो उनके टीचर ने उन्हें बताए थे, और वैन हेनरी को शुक्रिया कहता है उसे बचाने के लिए। वही हेनरी को ये जानकर बहुत खुशी होती है कि वो वैन की मदद कर पा रहा है। हेनरी कहता है कि अगर वैन नहीं होता तो वो खुद इस ट्रैप को हैंडल नहीं कर पाता, जिस पर वैन कहता है कि ये पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि सब ट्रैप्स यहाँ पर छुपे हुए हैं, इसलिए उन्हें धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहिए। फिर वो दोनों ट्रैप्स को पार करते हैं और मॉन्स्टर से लड़ते हैं, और आखिर में माउंटेन के ऊपर पहुंच जाते हैं, जहाँ पर उन्हें एक मैजिक बैरियर दिखाई देता है। तभी वैन को याद आता है और वे सोचता है कि लगता है कि जिन ने टेलीपैथी की मदद से इसी मॉन्स्टर के बारे में जिक्र किया था। वही हेनरी वैन से कहता है कि उन्हें घूम कर जाना चाहिए, लेकिन वैन उससे कहता है कि ये तो एक शॉर्टकट है, जिसे सुनकर हेनरी हैरान होता है और सोचता है कि ये उनके लिए मुश्किल साबित हो सकता है, क्योंकि ये भी एक ट्रैप हो सकता है। वैन उससे भरोसा दिलाता है कि सब ठीक है, जिसके बाद वैन बैरियर के अंदर चला जाता है
और हेनरी उसके पीछे दौड़ता है। दोनों बैरियर के अंदर आते हैं और हेनरी कहता है कि एंट्रेस चली गई है, अब वो वापस नहीं जा सकते। जिस पर वैन कहता है कि यहाँ एंट्रेस और एग्जिट दोनों अलग अलग है। आगे चलकर उन्हें एक बड़ा सा एग्रेसिव मॉन्स्टर दिखता है जो कि एक पेड़ की तरह है, जिसे देखकर वैन कहता है कि ये मॉन्स्टर उस सिनमीरा मॉन्स्टर से कमजोर है जिससे उसने एंट्रेंस एग्जाम से पहले लड़ा था। वही हेनरी मॉन्स्टर को देखकर घबरा रहा होता है और सोचता है कि उन्हें इस मॉन्स्टर को हराना पड़ेगा ताकि वो एग्जिट तक पहुंच सके। वैन कहता है कि हेनरी ने पहले ही बहुत मदद की है, इसलिए अब उसे मॉन्स्टर से लड़ना पड़ेगा। तभी वैन अपनी स्वॉर्ड निकालता है और पेड़ पर एक जोरदार अटैक करता है। वैन अपने शेडो फायर का इस्तेमाल करके उसके रूट्स को जला देता है और हवा में कूदकर उस पेड़ को दो हिस्सों में काट देता है। उसे हराने के बाद वैन हेनरी से कहता है कि चलो अब यहाँ से निकलते हैं। वही हेनरी अब तक हैरान है कि आखिर उसने ये क्या देख लिया। जिसके बाद दोनों उस क्रिस्टल तक पहुँचते हैं और खुश होते हैं क्योंकि वो पहले है जिसने ये क्रिस्टल प्राप्त किया है। वैन क्रिस्टल को उठाता है और दोनों मुस्कुराते हैं। जिसके बाद वैन और हेनरी दोनों ही जंगल से बाहर निकलते हैं। वही टीचर उन्हें सबसे पहले आता देखकर चौंक जाता है और वो कोरिन सेंसे को बताते हैं कि उन्होंने क्रिस्टल को ले आया है, जिसका मतलब ये है कि उन्होंने अब प्रैक्टिकल एग्जाम पास कर लिया है। लेकिन टीचर उन दोनों पर आरोप लगाता है क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज्यादा है। जिस पर वैन कहता है कि उन्होंने शॉर्टेस्ट रूट लिया और मॉन्स्टर को भी हरा दिया। टीचर को इस पर विश्वास नहीं होता है, जिस पर हेनरी कहता है कि ये उसके लिए इम्पॉसिबल था लेकिन वैन के लिए नहीं। वैन ने उस मॉन्स्टर को सिर्फ एक ही बार में हरा दिया। टीचर इस पर हैरान होता है और कहता है कि एक फेलियर ऐसा नहीं कर सकता और वैन से कहता है कि जबकि उन्होंने इतनी जल्दी क्रिस्टल ले आया है तो उन्हें इसका प्रूफ देना पड़ेगा। वैन को ये पसंद नहीं आता क्योंकि वो हमेशा मैजिशियन से चीटिंग का इल्जाम सुनता है। इसलिए वैन कोरिन सेंसे से कहता है कि अगर वो उन पे इतना शक करता है तो खुद कंफर्म कर ले और कहता है कि वे कभी भी उससे चैलेंज कर सकते हैं। अगर वैन जीत गया तो कोरिन सेंसे को अपना एरोगेंट और एटीट्यूड सुधारना पड़ेगा। ये सुनते ही हेनरी वैन से कहता है कि वो ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन कोरिन सेंसे गुस्सा हो जाता है और कहता है कि वो वैन को दिखाएगा कि असली मैजिक क्या होता है और वो एक फर्स्ट क्लास स्पेल का यूज करके वैन की तरफ फायर करता है। हेनरी समझ नहीं पाता कि वैन इस अटैक को कैसे डॉज करेगा और वे कोरिन सेंसे से कहता है ये बहुत ज्यादा हो गया है, लेकिन कोरिन सेंसे कहता है कि ये वैन की गलती है क्योंकि उसने उसकी अथॉरिटी का विरोध किया। जिसके बाद कोरिन सेंसे कहता है कि वो थोड़ा होल्ड बैक करेगा ताकि वैन मर न जाए। जिस पर वैन कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो इंजर्ड नहीं है और वे अपना स्पेल बाइंड और सेवरेंस का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से कोरिन सेंसे हिल नहीं पाता और वैन उनसे कहता है कि उसने वही आन्यू जिस्सु का इस्तेमाल किया है जिसे कोरिन सेंसे ने पहले छोटा समझा था। ये सुनकर कोरिन सेंसे बहुत गुस्से में आ जाता है, लेकिन वैन उसे रिलैक्स होने को कहता है क्योंकि वो भी उन पर अपनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल नहीं करेगा। तभी प्रिंसिपल वहाँ पर आ जाती है और वो वैन से कहते हैं कि बस इतना काफी है। प्रिंसिपल रोलो बताते हैं कि वो ये प्रैक्टिकल एग्जाम शुरू से देख रहे हैं। ये सुनकर कोरिन सेंसे डर जाता है और हेडमास्टर से पूछता है कि वो यहाँ पर क्यों है। तभी प्रिंसिपल रोलो बताते हैं कि कुछ स्टूडेंट ने शॉर्ट क्लास में कोरिन सेंसे के बिहेवियर के लिए रिपोर्ट की थी, इसलिए उन्होंने प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देखने का फैसला किया। प्रिंसिपल रोलो कोरिन सेंसे को कहते हैं कि उनके इतने रूड बिहेवियर के चलते उसे एकेडमी से फायर किया जाता है। जिस पर कोरिन सेंसे कहता है कि ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, लेकिन प्रिंसिपल रोलो बताते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि तुमने इन दोनों स्टूडेंट की जान के साथ खेला है। और इतना बोलते ही वे वहाँ से चले जाते हैं। जिसके बाद कोरिन सेंसे वैन से कहता है ये सब उसकी गलती है, जिस पर वैन कहता है कि ये सब तुम्हारी खुद की गलती है। जिसे सुनकर कोरिन सेंसे बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और गुस्से में आकर वो एक स्पेल वैन की तरफ फायर करता है, लेकिन वैन आसानी से उसे डॉज कर देता है और अपनी स्पाइरल फ्लेम का यूज करके उसे एक ही वार में नॉक कर देता है। ये देखकर कोरिन सेंसे बहुत हैरान होता है और वैन उससे कहता है कि आप अब समझते हैं ये है ओन्यो जुत्सु। उसके बाद सीन चेंज होता है और हमें किजिन और सोफी को दिखाया जाता है जो कि क्रिस्टल को लेकर वापस आ रही होती है। वही सोफी किजिन का शुक्रिया अदा करती है क्योंकि उसने उसके साथ टीम बनाई। किजिन कहती है कि उसे भी उसको शुक्रिया कहना चाहिए क्योंकि उसने सोफी की वजह से बहुत मजा किया। सोफी ये सुनकर खुश होती है। वही किजिन सोफी से पूछती है कि उसने उसके साथ टीम क्यों बनाई जबकि क्लास के सभी लोग उसके साथ टीम बनाना चाहते थे। जिसे सुनकर सोफी हंसते हुए कहती है क्योंकि मैं तुम्हें और समझना चाहती थी और मैंने सोचा कि तुम्हारे साथ रह
रहकर मैं वैन के बारे में और भी जान सकूंगी। ये सुनकर किजिन भी खुश होती है। तभी सोफी कहती है कि उन्होंने तो यहाँ कोई बैरियर ही नहीं देखा, जबकि कोरिन सेंसे ने कहा था कि यहाँ पर एक खतरनाक मॉन्स्टर है। जिसे सुनकर किजिन मुस्कुराते हुए कहती है कि कौन जाने। इतना सुनते ही वो दोनों जंगल के बाहर निकलती है, जहाँ उन्हें पहले से ही वैन और हेनरी मिलते हैं, जो कि उन दोनों को ग्रीट करते हैं। सोफी कहती है कि आप दोनों सच में सबसे पहले वापस आए हैं। फिर वह पूछती है कि वैन कोरिन सेंसे कहाँ पर है। वैन जवाब देता है कि वो वहाँ है, जिसके बाद वो उनके पास जाती है उन्हें रिपोर्ट करने के लिए कि वो दोनों वापस आ गए हैं। सोफी उन्हें बुलाती है, लेकिन वो अपने होश में नहीं होती। जिसके बाद सोफी पूछती है कि कोरिन सेंसु को क्या हुआ है, जिस पर वैन उन्हें बताता है कि यहाँ पर हेड मास्टर आए थे और उन्होंने उसे निकाल दिया। सोफी ये सुनकर हैरान हो जाती है और फिर दिन के एंड तक कोरिन सेंसे अल्सेरा अकेडमी छोड़कर वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हमें वैन का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपने कराज में किजिन के साथ होता है। किजिन कहती है कि ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एक बड़ी अपॉर्चुनिटी से भरा हुआ था, क्योंकि वैन सामा हेनरी के दोस्त बन गए और इसके साथ ही उस गंदे टीचर से छुटकारा पा लिया गया। जिस पर वैन कहता है कि वो खुश है, क्योंकि क्लास के स्टूडेंट अब हेनरी को पहचानने लगे हैं। इसके साथ ही तुम और सोफी भी एक दूसरे के करीब आ गई हो। तभी टाइमो वैन से कहता है कि वो कुलबुड विलेज पहुंचने वाले हैं, जो कि उनकी टेरिटरी का नया हिस्सा है। जिसे सुनकर वैन उम्मीद करता है कि वो लोग यानी वैन के शिकिगामी विलेजर्स के साथ अच्छे से मिल गए होंगे। और वो जैसे ही विलेज पहुंचता है तो वहाँ का चीफ उनका स्वागत करता है, जिस पर वैन कहता है कि थैंक यू वेरी मच और पूछता है कि क्या उसके सर्वेंट अच्छा काम कर रहे हैं। वो कहता है कि हाँ बिल्कुल। वैन चीफ का रिएक्शन देखकर सोचने लगता है कि लगता है मेरे शिकिगामी उम्मीद से ज्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। वे ये सोच ही रहा होता है, तभी चीफ कहता है कि लॉर्ड चलिए मैं आपको आपके सर्वेंट की तरफ ले चलता हूँ। और वो चलने लगते हैं। वही वैन को ये देखकर हैरानी होती है कि उसका यहाँ पर इतना लग्जीरियस मैंसन है। वे चीफ से पूछता है कि यहाँ पर इतना लग्जीरियस मैंसन क्यों है, जिस पर चीफ जवाब देता है क्योंकि तोडा और उसके साथी उनके लिए बड़े बेनिफेक्टर है, इसलिए उनके रिटर्न के तौर पर ये देना बस स्वाभाविक है। ये सुनकर वैन अब ज्यादा क्यूरियस होता है और जैसे ही वो सीढ़ियों से चढ़ता है तो देखता है कि टोडा सामने की तरफ सोफे पर रॉयल तरीके से बैठा हुआ है। जिसे देखकर वैन पूछता है कि वो आज इतना महान क्यों लग रहा है, जिस पर टोडा कहता है कि वो अपनी पॉपुलैरिटी की वजह से है। तभी सुजाकू वहाँ आकर वैन को बताता है कि जब वो विलेज में आए थे तो टोडा आते साथ ही मॉन्स्टर का शिकार करने चला गया, क्योंकि वो लोग यहाँ मॉन्स्टर के अटैक से परेशान थे, इसलिए वे लोग टोडा को अपना सेवियर समझने लगे। इसीलिए उन्होंने इसके लिए एक मेंशन बनवाया है। इतना सुनते ही वैन को समझ आ जाता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तभी डायन गुस्सा करते हुए आकर वैन से कहती है कि वो इसके बारे में कुछ करे, जिस पर वैन कहता है कि वो कुछ करेगा। वही वैन सोचता है कि मैंने तो कुछ अलग ही सोचा था, लेकिन ये भी एक अच्छा परिणाम है और अगर वो उन्हें सेवियर मान रहे हैं तो इसका मतलब है कि वो खुशी से उनकी बातें मानने के लिए तैयार है। तभी अचानक से वैन कहता है कि टोडा चलो लड़ते हैं। इतना सुनते ही टोडा जंप करके वैन पर अटैक कर देता है, लेकिन वैन उसका अटैक ब्लॉक करता है। फिर दोनों बाहर अपने फाइट के लिए जाते हैं, जहाँ तीनों शिकिगामी साइड में खड़े होते हैं। वैन टोडा से कहता है कि उन्हें आपस में फाइट करते हुए काफी वक्त हो गया है, जिस पर टोडा कहता है कि मैंने इस लम्हे का बहुत इंतजार किया है और अब मैं तुम्हें मार दूंगा वैन सामा। इतना कहते ही वे वैन के पीछे आता है और उसे किक करता है। वैन हवा में उड़कर उसकी किक को ब्लॉक करता है, लेकिन टोडा उसके पास आकर उसे पंचेस मारने लगता है, लेकिन वह एक भी पंच वैन को नहीं मार पाता। जिस पर टोडा हंसते हुए कहता है कि यही चीज उसे मारने के लायक बनाती है। जिसके बाद टोडा वैन के पीछे जाता है और अपने किक और फ्लेम का इस्तेमाल करके सोचता है कि वैन आसानी से इस टेक्निक से बच जाएगा, लेकिन अचानक से वो अपनी आई ऑफ स्नेक किंग का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से वैन मूव नहीं कर पाता और वह वैन को डायरेक्ट हिट करने ही वाला होता है और सोचता है कि ये अब उसकी जीत है। तभी वैन उसके पीछे आता है और कहता है कि वो उससे हार गया। अगर वो तब लड़ता जब वो री इनकारनेटेड हुआ था तो शायद वो जीत सकता था। इतने कहते ही वे उसे एक जोरदार पंच मारता है, जिससे टोडा
तोड़ा नदी में गिरता है। फिर वैन अपनी स्पिरिचुअल लाइट एरो का इस्तेमाल करता है और तोड़ा की तरफ फायर करता है, लेकिन वो उसके बाजू में लगती है। वही दायन ये देखकर हैरान होती है और चीयर करते हुए कहती है कि उसे पहले से ही पता था कि वेन सामा जीतेंगे। वही ब्याको कहता है कि वेन सामा दिन ब दिन अपनी पुरानी ताकत को वापस पा रहे हैं। जिसके बाद वेन नीचे आता है और टोडा से कहता है कि ये कहना अब ठीक होगा कि वह जीत गया है, जिसे सुनकर टोडा गुस्सा होता है और कहता है कि वो इस बार हार गया पर अगली बार वो जरूर उसे मार देगा। इतना बोलकर वह वहाँ से चला जाता है। तभी दाइन आकर वेन को गले लगा लेती है और कहती है कि आपने अच्छा किया। जिसके बाद सब नीचे आते हैं और वेन से कहते हैं कि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वो अपने फाइट के बीच में हॉट स्प्रिंग खोलेगा। और सुजाकू वैन से पूछता है क्या इसी वजह से उसने लड़ने के लिए ये जगह चुनी थी, जिस पर वैन कहता है कि हाँ। दाइन इसे बहुत औसम मानती है और एक्साइटेड होती है। वही ताइमो और किजन भी यही चाहते हैं कि इस विलेज में एक हॉट स्प्रिंग खोदी जाए। तभी सुजाकू कहता है कि अब उसे समझ आया कि आखिर क्यों उसने इस एरिया की इन्वेस्टिगेशन की थी। अगर वो यहाँ पर एक हॉट स्प्रिंग ढूंढ लेते हैं तो वो यहाँ पर कई टूरिस्ट डेस्टिनेशन बना सकते हैं और देश भर के लोग कुलवुड विलेज में आएंगे। इसके बाद उन्होंने हॉट स्प्रिंग रिजॉर्ट के साथ कुलवुड विलेज के डेवलपमेंट शुरू की और वो धीरे धीरे उन लोगों को संख्या के हिसाब से एक्सपेंड कर रहे थे। सब विलेजर्स इस वजह से मेहनत कर रहे थे क्योंकि उन्हें टोडा के ग्रुप पर विश्वास है। किजन वैन से कहती है कि बात का काम आज खत्म हो जाएगा, पर वैन तो अपनी गहरी सोच में था और वे किजन से कहता है कि उसके पास कुछ ट्रिबल बिजनेस है और वो रात तक वापस आ जाएगा। फिर सीन कुलवुड विलेज माइन पर शिफ्ट होता है जहाँ पर एक आदमी काली पोशाक में एक डार्क मैजिक सर्कल बना रहा था। तभी वैन वहाँ आता है और उस आदमी से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर वो बंदा कुछ नहीं कहता और एक फ्लेम एक्सप्लोजन स्पेल का इस्तेमाल करके वैन की तरफ फायर करता है। वैन आसानी से उस फायर से बचता है और उसके पीछे आकर उसे जल्दी से नॉक आउट कर देता है। वैन सोचता है कि जैसा कि मैंने इस आदमी से एक्सपेक्ट किया था, मैं इस आदमी को नहीं जानता और ना ही मुझे ये पता है कि आखिर ये यहाँ पर क्या कर रहा था। और वे कहता है कि मुझे टैंकू को इस माइन की जांच करने के लिए पहुंचाना पड़ेगा और इस आदमी को नाइट ऑफ द कैपिटल को हैंड ओवर करना होगा। इसके बाद जब वैन वापस आता है तो सभी मिलकर उसका स्वागत करते हैं, जिस पर वैन सबसे पूछता है कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो, जिस पर सभी जवाब देते हैं कि वह बात का काम खत्म होने के बाद से उसका इंतजार कर रहे हैं क्योंकि आप आकर इसकी ओपनिंग करें और सबसे पहले आप यहाँ पर नहाए। जिसे सुनकर वैन उन्हें कहता है कि उन्हें ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी दाइन कहती है जब तक आप पहले नहीं जाती। तभी किजन कहती है कि मास्टर वैन से इस तरह बात करना रूड है। तभी वैन कहता है कि अगर ऐसा है तो हम सभी को एक साथ चलना चाहिए। ये सुनकर सब खुश होते हैं और कहते हैं कि बिल्कुल। जिसके बाद सभी लड़के मेंस बात में जाते हैं और लड़की अपने बात में चली जाती है जहाँ दाइन खुशी के मारे जमीन पर फिसल जाती है, जिसे देखकर किजन कहती है कि तुम हमेशा की तरह लापरवाह हो और फिर किजन बहुत ही आराम से बात में जाती है। वही दाइन सीधा पानी में कूद जाती है, जिसे देखकर किजन गुस्सा हो जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें मैनर्स कब आएगा दाइन। वही दूसरी तरफ टोडा छत पर अकेले बैठा होता है, जिसे देखकर एको उससे कहता है कि वो आकर उसके साथ बात करे, जिस पर वो कहता है कि उसे अकेला छोड़ दे। ये देखकर वो दोनों कहते हैं कि लगता टोडा अब भी वैन सामा से हारने के बाद चिंतित है। दूसरी तरफ किजन टेलीपैथी की मदद से वैन से कांटेक्ट करती है और पूछती है कि क्या पानी का टेम्परेचर उसकी पसंद का है, जिस पर वैन कहता है कि हाँ। तभी किजन कहती है कि आपको पता है कि आप पहले से काफी बदल गए हैं, जिसे सुनकर वैन उससे पूछता है कि कैसे, और वो कहती है कि क्योंकि आप पिछले जीवन से ज्यादा दयालु इंसान बन गए हैं। ये सुनकर वैन कहता है ये सच नहीं है क्योंकि वो हमेशा से ही एक दयालु इंसान रहा है, जिसे सुनकर किजन हंसने लगती है और अपने मन में सोचती है कि हैंडी और सोफी के साथ इंटरेक्शन करने से उसे इतना कंफर्म हो गया है कि वो कभी भी उन्हें धोखा नहीं देंगे और सोचती है कि वे दोनों ही बड़े अमेजिंग है। जिसके बाद हमें अगली सुबह का सीन दिखाया जाता है जहाँ किजन ऑफिस आती है और वैन को एक बुरी खबर सुनाती है। वैन उससे पूछता है कि क्या हुआ। किजन कहती है कि वे मैजिशियन जो उसने कल रात पकड़ा था वो मर गया। वैन कहता है कि ये तो सच में एक
बुरी खबर है, चलो उसका शरीर देखते हैं। जिसके बाद वैन उसका शरीर चेक करता है और देखता है कि उसकी बॉडी पर कोई डेंस माना है, जो ये दिखाता है कि उसे किसी डार्क मैजिक से मारा गया है। वैन देखता है कि उसकी चेस्ट पर एक माना क्रेस्ट है, जो कि मैजिक कॉन्ट्रैक्ट को एम्पलीफाइंग करता है, जो कि एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के बाद एक्टिवेट हो जाता है और ये पूरी तरह से एक्टिवेट हो गया है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने उसे एक्टिवेट कर दिया है क्योंकि ये मैजिशियन पकड़ा गया था। ये बात वैन को परेशान करती है क्योंकि वो ये नहीं जान पाया ये बंदा कौन है और वो किजन से कहता है कि चलो कुलवुड माइन की जांच करते हैं। वहीं पर ब्याको भी वैन से पूछता है कि क्या वो भी उनके साथ आ सकता है, जिस पर वैन कहता है कि हाँ। जब सब लोग माइन पर जाते हैं तो वैन उन्हें वह जगह दिखाता है जहाँ मैजिशियन ने सील खोलने की कोशिश की थी, जिससे उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर कुछ सील किया गया है। फिर थोड़ा सोचने के बाद वैन कहता है कि हमें सील को तोड़ना चाहिए, जिसे सुनकर किजन कहती है कि क्या ये डेंजरस नहीं होगा, जिस पर वैन कहता है कि उन्हें इतना सोचने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब उसके पास इतनी ताकत है कि वो कुछ भी संभाल सकता है। ब्याको भी सील तोड़ने का आइडिया पसंद करता है और फाइनली वे लोग सील को तोड़ने की कोशिश करते हैं। वैन सोचता है कि कोई भी मैजिक परफेक्ट नहीं होता, जरूर कहीं ना कहीं फ्लो होगा जहाँ पर वे अपनी स्पिरिचुअल पावर से ब्लास्ट करके इसे न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। जिसके बाद वैन अपना माना स्पेल करता है और सील को तोड़ देता है। वह सोचता है कि उसे किस तरह का मोस्टर दिखेगा, कभी वहाँ से लावा निकलने लगता है और एक सलामांडर वहाँ से निकलता है। ब्याको वैन से कहता है कि उसे इसे संभालने दो। इतना बोलते ही वह आगे बढ़ता है। वही वैन कहता है कि वो इसे इन्वेस्टिगेट करना चाहता है, तो इसलिए ध्यान रखना कि इसे ना मारो। ब्याको इस पर हाँ बोलता है। वही दूसरी तरफ सलामांडर उसकी तरफ अपने मुंह से फायर करता है, जिसे देखकर वैन सोचता है कि ये तो बहुत ही इंटेंस हीट है, लेकिन ब्याको के लिए ये बेकार है। तभी ब्याको अपना स्पेल यूज करता है और आसानी से उस सलामांडर को हरा देता है। वैन ये देखकर खुश होता है कि ब्याको इतना फास्ट है, जैसा कि 12 हेवनली जनरल से एक्सपेक्टेड था। जिसके बाद ब्याको पूछता है कि क्या ये काफी है। इतना सुनते ही वैन कहता है कि बिल्कुल ये परफेक्ट है। फिर वैन आगे बढ़ता है सलामांडर की जांच करने के लिए। तभी अचानक से बहुत सारा धुआं सलामांडर को घेर लेता है, जिसकी वजह से वैन कुछ नहीं देख पाता और तभी वह बड़ा सा सलामांडर एक छोटे बेबी सलामांडर में बदल जाता है, जो कि किजन को बहुत क्यूट लगता है। जब वैन उसे छूने की कोशिश करता है तभी वो सलामांडर बोलने लगता है और वैन को उसकी जान बख्शने के लिए कहता है, जिसे देखकर वैन हैरान होता है कि अब ये क्या है। तभी सलामांडर वैन को बताता है कि वो कोई मॉन्स्टर नहीं है बल्कि एक स्पिरिट है। वैन उसे उठाता है और उससे पूछता है कि जब उन्होंने उसे खोला तो वे सीधा उसके ऊपर अटैक क्यों करने लगा, जिस पर वह कहता है कि वो तो सिर्फ पूरी घटना से कंफ्यूज था। जिसके बाद वैन सलामांडर की पूरी बातें सुनता है और कहता है कि अगर तुम स्पिरिट हो तो हम तुम पर विश्वास करेंगे। तभी किजन पूछती है कि क्या ये ठीक है, जिस पर वैन कहता है कि हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वैन स्पिरिट से पूछता है कि आखिर किसने उसे सील किया था, जिसे सुनकर सलामांडर बताता है कि वो एक फायर स्पिरिट है। सलामांडर कहता है कि लेकिन उसे नहीं पता कि आखिर उसे किसने सील किया था और उसका क्या कारण था। सलामांडर बताता है कि वो 4 स्पिरिट में से एक है, जो कि पानी, आग, धरती और हवा के तत्वों को रिप्रेजेंट करते हैं। वही वैन को ये सुनकर गुस्सा आता है कि सलामांडर इतनी इम्पोर्टेंट बात कैसे भूल गया और किजन भी यही सोचती है कि शायद ये स्पिरिट झूठ बोल रही है, लेकिन वैन को लगता है कि ये बिल्कुल सच बोल रहा है। इसलिए वैन उससे पूछता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि बाकी स्पिरिट भी कहीं सील किए गए हो, जिस पर सलामांडर कहता है कि उसे इस बारे में नहीं पता। जिसे सुनकर ब्याको कहता है अगर ऐसे कुछ नहीं पता तो ये फिर एक बेकार सा लिजार्ड है। तभी वह सलामांडर कहता है कि उसे ये पता है कि बाकी स्पिरिट कहाँ पर है। वैन इसे सुनकर सोचता है कि अगर वो लोग बाकी स्पिरिट से मिलते हैं तो शायद उन्हें पता चलेगा कि उन्हें क्यों सील किया गया था और मैजिशियंस क्या प्लानिंग कर रहे हैं। इसलिए वैन सलामांडर से कहता है कि अगर वो उनकी मदद करेगा तो वो उसकी देखभाल करेगा। वैन सोचता है कि सलामांडर इतने दिनों से सील में रहा तो उसे उनके साथ मिलकर काम करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। वही सलामांडर बहुत खुश होता है और कहता है कि उसे रोज 5 मील और एक शांत सोने की जगह चाहिए, जिस पर वैन कहता है कि ये ठीक है। जिसके बाद हमें अकेडमी का सीन दिखाया जाता है
जहाँ वैन सारा मामला प्रिंसिपल रोलो को बताता है। प्रिंसिपल रोलो इतना सब सुनकर एक्साइटेड होते हैं और कहते हैं कि ये तो काफी इंटरेस्टिंग कहानी है। तभी वैन कहता है कि इसीलिए वो स्कूल से कुछ दिनों की लीव ले रहा है। ये सुनकर प्रिंसिपल रोलो मजाक में कहते हैं कि अगर वो प्रिंसिपल नहीं होते तो वो भी वैन के साथ चलते। इतना सुनते ही वैन कहता है कि उन्हें उसका पीछा करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस पर प्रिंसिपल रोलो कहते हैं कि मुझे पता है, मैं तो बस तुमसे मजाक कर रहा था। इसके बाद वैन वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी दरवाजे के बाहर उसे सोफी मिलती है और उससे पूछती है क्या उसकी हेडमास्टर से कोई बात हो रही थी, जिस पर वैन बताता है कि हाँ, उसने स्कूल से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ली है। जिसे सुनकर सोफी कहती है कि क्या वो बीमार है। वैन कहता है कि नहीं, उसे कुछ काम है और इसलिए वो ट्रिप पर जा रहा है। जिस पर सोफी कहती है कि वो कितने दिनों तक बाहर रहेगा। वैन कहता है कि ये अभी तक क्लियर नहीं है। फिर सोफी कहती है कि क्या वो भी उसके साथ आ सकती है। वैन ये सुनकर हैरान हो जाता है और कहता है कि ये अच्छा आइडिया है, पर अगर वो ज्यादा समय तक रहेगा तो उसे अपनी स्टडी को इग्नोर करना पड़ेगा। जिस पर सोफी कहती है कि उसे इससे कोई परवाह नहीं है, क्योंकि वो वैन के साथ रहकर ज्यादा सीख पाएगी। फिर दोनों हैंडशेक करते हैं और प्रिंसिपल रोलो के ऑफिस में जाते हैं। वैन रोलो को बताता है कि सोफी भी उनके साथ ट्रिप में आना चाहती है। जिसे सुनकर प्रिंसिपल रोलो मुस्कुराते हैं और वैन से कहते हैं ये काफी अच्छा है। छुट्टी लेने के बाद जब दोनों ऑफिस से बाहर निकलते हैं, सोफी शर्माते हुए वैन से पूछती है कि उनका डेस्टिनेशन क्या है। जिस पर वैन कहता है कि उनका सबसे पहला डेस्टिनेशन पोर्ट डाउन नल्हादिया है और वे सोचता है कि शायद उसे वहाँ पर एक वाटर स्पिरिट मिल सकती है। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ किजिन जाने के लिए वैन का इंतजार कर रही होती है और जब वो सोफी को देखती है तो वो थोड़ा हैरान होती है। तभी वैन कहता है कि उसने सोफी को भी साथ ले जाने का फैसला किया है। जिस पर किजिन कहती है कि जैसा आप चाहे वैन सामा। तभी किजिन के कंधे पर सलामांदर आता है और वह कहता है कि वो उन्हें गाइड करेगा। सोफी उसे देखकर हैरान होती है और कहती है कि एक बात करने वाला मोस्टर। जिसे सुनकर वैन हंसने लगता है और कहता है कि उसे माफ करना, क्योंकि उसने इसके बारे में पहले नहीं बताया था। जिसके बाद हमें वैन के ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दाइन और सुजाकू सलामांडर को देख रहे होते हैं। तभी वैन उन्हें बताता है कि उसने उन्हें यहाँ इसलिए बुलाया है ताकि वो बाकी स्पिरिट को पता लगा सके। जिस पर सुजाकू कहता है क्या ये सिर्फ एक ही स्पिरिट है जो उन्हें रास्ता दिखा सकता है। तभी वैन कहता है कि उनके पास एक प्लान है। वैन सलामांडर से कुछ फायर बॉल बनाने के लिए कहता है जिसमें उसकी पावर होती है ताकि वो उन्हें गाइड कर सके। वही दाइन को ये फायर बॉल देखकर हैरानी होती है। वैन कहता है कि उन्हें अलग अलग स्पिरिट की तरफ जाना चाहिए। किजिन और वैन वाटर स्पिरिट से मिलने के लिए पोर्ट टाउन नल्हादिया जाएंगे, जबकि सुजाकू और दाइन अर्थ स्पिरिट को ढूंढने के लिए सजोना माउंटेन जाएंगे। वही ब्याको और तोडा विंड स्पिरिट को ढूंढने के लिए कूवल फॉरेस्ट जाएंगे। तभी ब्याको पूछता है कि क्या होगा अगर ये स्पिरिट भी सील होंगे जैसा कि सलामांदर था। जिस पर वैन कहता है कि फिर उन्हें इस सील को तोड़ना होगा और स्पिरिट को प्रोटेक्ट करते हुए उन्हें वापस लाना होगा। और इस तरह सबको उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज देने के बाद वे सभी लोग निकल पड़ते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है वैन और सोफी के कराज की तरफ, जहाँ सोफी समझ जाती है कि ये छोटा सा गाय कोई मोस्टर नहीं बल्कि एक स्पिरिट है। सोफी कहती है कि ये बहुत अच्छा बिहेव कर रहा है और वे ये जानने में भी क्यूरियस है कि आखिर वे सील में क्यों था। जिसे सुनकर वैन कहता है कि इसने जरूर कुछ गलत काम किया होगा, इसीलिए इसके साथ ऐसा हुआ। जिस पर सलामांडर कहता है कि ये सच नहीं है। तभी वैन उसे याद दिलाता है कि जब वो रिलीज हुआ था तो उसने उन पर अटैक किया था। जिस पर सोफी कहती है कि वो सोच भी नहीं सकती कि इतना छोटा सा क्रिएचर कैसे उन पर अटैक कर सकता है। ये सुनकर वैन हंसने लगता है और सलामांडर कहता है कि वो अब ऐसा नहीं करेगा, इसलिए उसे अब माफ कर दिया जाए। तभी वैन कहता है कि वो सलामांडर को नहीं छोड़ सकता, चाहे उसने कुछ बुरा भी किया हो, क्योंकि खुद उसने ही उसको रिलीज किया था। वही सलामांडर इस बात से खुश होता है। फिर वैन सोचने लगता है कि आखिर ब्याको उस प्रॉब्लम चाइल्ड के साथ कैसे रह रहा होगा। तभी सीन शिफ्ट होता है ब्याको और टोडा की तरफ, जो कि डिजर्ट में घोड़े पर जा रहे होते हैं। तभी टोडा छींक मारता है, जिसे देखकर ब्याको उससे कहता है कि क्या उसे सर्दी हो गई है। टोडा चिड़चिड़ाते हुए कहता है कि नहीं, लगता है कोई उसके बारे में बात कर रहा है। दूसरी तरफ वैन का कराज एक शहर में आकर रुकता है ताकि वे यहाँ पर रात बिता सके, क्योंकि नल्हादिया तक पहुँचने में उन्हें 4 दिन लगेंगे। लेकिन उनके लिए अच्छी खबर है कि रास्ते में काफी सारे रेस्टोरेंट है। वही सोफी बहुत खुश होती है क्योंकि अपने दोस्तों के साथ उसकी ये पहली ट्रिप है। उसे ये बहुत रिफ्रेशिंग लग रहा है। तभी वहाँ पर बहुत जोर
जोर से दरवाजा खोलकर एक लड़का आता है और वे वेटर से अपना यूजुअल ऑर्डर मांगता है। वही दूसरी तरफ लोग बात कर रहे होते हैं कि वो मेयर का बेटा है और अपने आप को बहुत बड़ा समझता है। तभी उसकी नजर वैन और उसके दोस्तों की तरफ पड़ती है और वो सोफी और किजन को देखकर उन्हें बुलाता है, लेकिन वैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो सिर्फ अपना खाना खाता रहता है। वही किजन उस लड़के को गुस्से में देखती है, जिससे वो लड़का काफी डर जाता है और किजन के पास आकर कहता है कि क्या उसे पता है कि वे एक मेयर का बेटा है, जिसे सुनकर सोफी कहती है कि अगर वो एक मेयर का बेटा है तो उसे अपना एटीट्यूड ठीक करना चाहिए। और जब सोफी अपना क्रेस्ट दिखाती है तो वो लड़का तुरंत डर कर वहाँ से भाग जाता है, जिस पर वैन कहता है कि ऐसी चीजें अक्सर यहाँ पर होती रहती है। और फाइनली 3 दिन बाद वो लोग नल्हादिया पहुँचते हैं, जहाँ वैन सलामांडर से पूछता है क्या उसे वाटर स्पिरिट की प्रेजेंस महसूस हो रही है, जिस पर सलामांडर कहता है कि हाँ, उसे उस स्टैचू की तरफ से कुछ प्रेजेंस महसूस हो रही है। वैन कहता है कि चलो चेक करते हैं और जब वो स्टैचू देखते हैं तो सलामांडर कहता है कि ये सेलून समुंदर की देवी का स्टैचू है, जिसे वैन चेक करता है और कहता है कि ये काफी पुरानी लग रही है। जिसके बाद वैन सलामांडर से पूछता है कि क्या ये वही जगह है जहाँ पर वाटर स्पिरिट सील की गई है, जिस पर सलामांडर कहता है क्योंकि उसे वाटर स्पिरिट की सिर्फ हल्की सी प्रेजेंस महसूस हो रही है, शायद हो सकता है कि वे समुंदर के नीचे हो। वही वैन सोचता है इस स्टैचू के सील के नीचे है और जब वह स्टैचू पर अपना हाथ रखता है और माना की लेयर को तोड़ता है तो वह स्टैचू चमकने लगती है और एक लड़की जो कि उस समुंदर की देवी है उसके सामने आती है। वैन कहता है कि वो कौन है और वो अभी कहाँ पर है। वे लड़की बताती है कि वो सलूने है और वो इस समुंदर की देवी है और ये एक स्पेशल डायमेंशन है जहाँ वो अपने असली रूप में है। वैन को ये देखकर हैरानी होती है। वैन कहता है कि तुम तो उस स्टैचू की तरह दिख रही हो, जिस पर सलूने कहती है मुझे ये देखकर मजा आ रहा है क्योंकि ये पहली बार है जब वो किसी ऐसे युवक को देख रही है जो कि दूसरी दुनिया का है। वैन कहता है कि वो बस अपने काम पर ध्यान देना चाहता है। ये सुनकर सलूने कहती है कि हाँ, उसे पता है कि वैन पर एक बड़ा बोझ है। वैन कहता है कि वो समझ नहीं पा रहा कि तुम क्या कह रही हो, जिस पर सलूने कहती है कि वो सिर्फ ये कहना चाहती है कि उनकी मुलाकात फिर से होगी। तभी वैन कहता है मुझे ये समझ नहीं आया लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, जिस पर सलूने कहती है कि उसने स्टेचू पर लगाए गए स्पेल को एक्टिवेट कर दिया है जिससे वैन को उसकी तलाश में मदद मिलेगी। जिसे सुनकर वैन शुक्रिया कहता है और जब टाइम खत्म होने वाला होता है तो सलूने उसे अलविदा कहती है और वैन उस डायमेंशन से बाहर आ जाता है। यहाँ सोफी उससे पूछती है कि उसे क्या हुआ है। वैन कहता है कि कुछ नहीं और वह उनसे कहता है कि चलो ट्राई करते हैं और वो एक स्पेल का इस्तेमाल करके समुंदर के नीचे एक पैसेज बनाता है जहाँ पर एक मेंशन है। सब लोग इसे देखकर हैरान होते हैं और सोफी कहती है कि अगर स्पेल सिर्फ टच करने से एक्टिवेट होता है तो और लोग इसे ट्राई क्यों नहीं कर पाए, जिस पर वैन कहता है कि उसने अपने आन्यू जिस्सू का इस्तेमाल किया है। वही सलामांडर कहता है कि वो आगे की तरफ वाटर स्पिरिट को महसूस कर रहा है, इसलिए सब लोग आगे की तरफ जाने लगते हैं और वैन सोचता है कि वो अब वाटर स्पिरिट से मिलने वाले हैं जिससे शायद वो कुछ राज जान सके। फिर सीन शिफ्ट होता है जहाँ स्टेचू के पास एक आदमी आता है और वो देखता है कि स्टेचू पर एक स्पेल है, जिसे देखकर वो सोचता है कि उसे जल्दी से अपना काम खत्म करना चाहिए। दूसरी तरफ वैन और उसके दोस्त मेंशन के अंदर होते हैं जहाँ वैन एक क्रिस्टल के अंदर एक मरमेड को देखता है जो कि कोई और नहीं बल्कि वाटर स्पिरिट है। वैन कहता है कि चलो इस सील को खोलते हैं, लेकिन सलामांडर कहता है कि ये सील आसानी से नहीं खुलेगी। वही सोफी भी कहती है कि उन्हें इसके लिए एक फर्स्ट क्लास मैजिक की जरूरत होगी। वैन कहता है कि अगर वो सलामांडर को आजाद कर सकते हैं तो वो ये भी कर लेंगे, जिस पर किजन कहती है कि उन्हें संभाल कर करना होगा क्योंकि रिलीज होने के बाद वे उन पर अटैक कर सकती है। जिसके बाद वैन चैन पर हाथ रखता है और आसानी से उसे तोड़ देता है, जिससे वाटर स्पिरिट वैन के हाथों में गिरती है। सोफी इसे देखकर गुस्सा होती है और जलन महसूस करती है। वही सलामांडर ये देखकर हैरान होता है। वाटर स्पिरिट बेचैन होती है और वैन से पूछती है कि वो कौन है, जिस पर वैन कहता है कि वो सिर्फ एक एवरेज एग्जोर्सिस्ट है। वही किजन कहती है कि वैन सामा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एग्जोर्सिस्ट है। फिर सलामांडर उसे ग्रीट करता है और कहता है कि बहुत समय बाद मिल रहे हैं अनडाइन, जिसे देखकर
वाटर स्पिरिट सलामांडर से पूछती है कि तुम कब सील से आजाद हुए। सलामांडर उसे बताता है कि उसे वैन के द्वारा सील से रिलीज किया गया है। तभी एक आदमी उनके पीछे आता है और कहता है कि ये तो बहुत अच्छा काम हुआ है, क्योंकि उसने नहीं सोचा था कि तुम लोग इतने काइंड होगे कि उसके लिए वाटर स्पिरिट की सील तोड़ दोगे। ये देखकर सभी लोग उस पर अटैक करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन वैन कहता है कि उन्हें पीछे रहना चाहिए। वही वाटर स्पिरिट पूछती है क्या उसने ही इन लोगों को यहाँ पर लाया है, जिस पर सलामांडर कहता है कि नहीं। दूसरी तरफ वैन उस बंदे से पूछता है कि तुम कौन हो। वे बंदा कहता है कि तुम मुझे विलन समझ सकते हो, और वे कहता है कि अगर वैन उस स्पिरिट को दे देगा तो वो अपनी जान बचा सकता है। वही वैन विलन से पूछता है कि वो कौन है, जिस पर विलन कहता है कि वो सिर्फ एक विलन है, और फिर वे वैन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वैन आसानी से उसका अटैक ब्लॉक कर देता है, जिससे विलन हैरान होता है क्योंकि वैन के पास कोई माना नहीं है, लेकिन फिर भी वो मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है। वैन कहता है कि ये मैजिक नहीं है, ये मेरा आन्यू जुत्सु है। विलन को ये समझ नहीं आता कि आखिर ये क्या है। तभी वैन कहता है कि ये देखो, और वो विलन पर अटैक कर देता है, जिससे विलन को रियलाइज होता है कि वैन सच में एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, और वे सोचता है कि उसे अब सीरियस होना होगा, और वे अपने 5 क्लोन्स बनाता है। लेकिन वैन को उसे देखकर हंसी आती है। वैन कहता है कि क्या ये बच्चों का खेल उस पर काम करेगा। तभी विलन उस पर अटैक करता है, लेकिन वैन आसानी से उसे डॉज कर देता है और उस पर एक अटैक करता है, लेकिन वो विलन एक कॉपी रहती है, जिसे देखकर विलन कहता है कि तुमने मिस कर दिया। लेकिन वैन कहता है कि मैंने मिस नहीं किया, और वह बताता है कि मैंने ओरिजिनल वाले पर हमला किया था और तुमने अपने ओरिजिनल को अपनी कॉपी से रिप्लेस कर दिया। इसका मतलब यह है कि तुम खुद को अपनी कॉपी के साथ रिप्लेस कर सकते हो। जिस पर विलन कहता है कि क्या हुआ अगर तुमने मेरी टेक्निक को समझ लिया है, लेकिन फिर भी तुम मेरा सामना नहीं कर सकते, और वह वैन पर पीछे से अटैक करता है, लेकिन वैन विलन के अटैक को ब्लॉक करता है और कहता है कि तुमने अपना पूरा अटैक कर लिया है, अब मेरी बारी, जिससे वह विलन हल्का सा डर जाता है। तभी वैन अपने ठंडा सिरेस का इस्तेमाल करता है और उसके सीने पर एक जोरदार अटैक करता है, जिससे विलन जमीन पर घुटनों के बल आ जाता है। दूसरी तरफ सोफी ये देखकर सोचती है कि आखिर वैन कितना ताकतवर है। वही किजन सोचती है कि ये तो बस वैन सामा की पुरानी ताकत का एक छोटा सा नमूना है। वाटर स्पिरिट भी ये देखकर हैरान होती है, और सलामांडर कहता है कि अच्छा हुआ हमने उसकी बुरी साइड नहीं देखी। वैन कहता है कि अब विलन को बताना पड़ेगा कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन क्या है। विलन कहता है कि वो कुछ नहीं बताएगा। इतना बोलते ही वो एक ब्लू बॉल निकालकर वहाँ से वैनिश हो जाता है। उस विलन के गायब होने के बाद वैन उस वाटर स्पिरिट से पूछता है आखिर उसे इतने लंबे समय तक कैद में क्यों रखा गया था, जिस पर वह कहती है कि उसे नहीं पता कि उसे यहाँ पर क्यों लाया गया और आखिर इतने लंबे समय तक क्यों कैद किया गया। तभी सलामांडर उससे पूछता है क्या उसे हम चारों स्पिरिट की आखिरी मुलाकात के बारे में पता है, जिस पर वो वाटर स्पिरिट कहती है कि हाँ, उसे अपने चारों स्पिरिट की आखिरी मुलाकात के बारे में पता है। इसी बीच सोफी सोचती है कि ऐसा हो सकता है कि इन चारों स्पिरिट की मुलाकात ही इनकी याददाश्त की कुंजी हो। तभी किजिन आकर वैन को बताती है कि सभी शिकिगामीज ने बची हुई स्पिरिट को सेव कर लिया है, और इसके साथ ही उन्होंने उन पर लगी हुई सील को भी तोड़ दिया है। जिसे सुनकर वैन किजिन से पूछता है कि क्या उन्हें विलन के बारे में कुछ पता चला, जिस पर किजिन बड़े ही दुख के साथ कहती है कि नहीं, उन्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं याद है कि आखिर उनके साथ क्या हुआ और कब हुआ। तभी सलामांडर वाटर स्पिरिट अंडाइन से पूछता है कि वे अब आगे क्या करने वाली है, जिसे सुनकर अंडाइन खुद परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि अब वो आगे क्या करे। अंडाइन को कंफ्यूज देखकर सलामांडर उसे एक सजेशन देता है कि उसे भी वैन के ग्रुप के साथ शामिल हो जाना चाहिए, जिस पर अंडाइन कहती है कि क्या इससे उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी, जिस पर वैन कहता है कि अगर तुम चाहो तो हमारे ग्रुप में आ सकती हो, यहाँ पर तुम्हें पूरी आजादी है, अगर तुम चाहो तो रहो, नहीं तो जाना चाहो तो जा सकती हो। लेकिन अंडाइन वैन के ग्रुप के साथ रहने के लिए मान जाती है, जिसके बाद फिर दोनों हाथ मिलाते हैं। ये देखकर सूफी के मन में ख्याल आता है कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मेन गोल कंप्लीट हो गया है और अब ऐसा लगता है कि हम उम्मीद से जल्दी घर जा पाएंगे। तभी किजन उन्हें एक सजेशन
एक्सप्लेनेशन देती है और कहती है कि मैंने यहाँ के सी फूड के बारे में बहुत सुना है, इसलिए जब तक हम यहाँ रुके हैं क्यों ना हम थोड़े मजे कर ले। और किजन के इतना कहते ही हमारा सीजन 1 यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा है और अगर आप इसका पार्ट 2 चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी इस वीडियो पर लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें। अगर इस वीडियो में 1500 लाइक और 300 कमेंट होते हैं तो मैं इसका सीजन 2 उसी दिन ही रिलीज कर दूंगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब और लाइक करें ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहे, क्योंकि सिर्फ 2% लोग ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बाकी के लोग मजे लेकर यहाँ से चले जाते हैं।